आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएजी 171 आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। आज का जो हमारा सब्जेक्ट कोड रहेगा BPAG 171 यानी 171 आपदा प्रबंधन। और इस आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक के इसमें जितने भी चैप्टर हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हम लोग उन्हीं सारे एग्जाम क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा आज का हमारा जो पहला चैप्टर देखिएगा, पहले चैप्टर से शुरू करते देखिएगा। आपदा का अर्थ और वर्गीकरण क्या है। आपदा का अर्थ बताना है और इसका वर्गीकरण हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप देखेंगे जैसे इसमें आपदा की कितने प्रकार की होती है। कई बार आता आपदा का अर्थ और प्रकार बताइए, या कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। ठीक है, चलिए हम लोग इन्हीं को देख लेते हैं। देखिएगा, आपदा आपदा जो शब्द है वह फ्रेंच भाषा के शब्द डिजास्टर से बना हुआ है। या फ्रेंच शब्द दो शब्दों से मिला है, डिस और अस्तर यानी बुरा स्तर। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, बुरा स्तर होना। प्राचीन समय में आपदाओं को ग्रहों को माना जाता है। प्राचीन समय पता है, जब प्राकृतिक आपदा थी तो लोग मानते थे भाई ग्रह है, नक्षत्र है, उस वजह से प्राकृतिक आपदा आती थी। और पुराने समय में जब प्राकृतिक आपदा आती थी ना, लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट देती थी। यानी कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा हम उसे बोलते हैं जो मानव के जीवन को कष्टदायी होती हैं, जो लोगों को कष्ट देती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। देखिएगा, आपदा किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन 2005 के अनुसार आपदा किसे कहते हैं। आपदा का अर्थ है किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक रूप से तबाही होना, दुर्घटना होना या लापरवाही से कारण से मनुष्य की जीवन की हानि। देखो, आपदा किसे कहते हैं, कहने का मतलब या मानव निर्मित रूप से या प्राकृतिक रूप से अगर कोई तबाही आती है, कोई दुर्घटना होती है, या किसी लापरवाही की वजह से जीवन की हानि होती है, या मनुष्य को नुकसान होता है, या पर्यावरण को नुकसान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। यानी जब प्राकृतिक कारण से, मानव निर्मित कारण से या लापरवाही के कारण से कोई दुर्घटना होती, कोई तबाही होती है, या मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचती है, कह सकते हैं यानी आदमी का मौतें होती हैं, लोगों को चोट लगती है, या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, या हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, उन्हीं चीजों हम क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। जिन क्षेत्रों में मानव निर्मित या प्राकृतिक दुर्घटनाएं ऐसी प्रवृत्ति या विशाल होती हैं, वहां के संसाधन को रोकने में सक्षम सीमित होते हैं। जो आपदा होती है एक प्रकार से अगर आप देखें ना, आपदा मतलब क्या है, यानी किसी प्रकार से हमारे जीवन पर संकट आ जाना, यानी मनुष्य के जीवन पर और हमारा जो नेचर है, जो पर्यावरण है, उस पर अगर किसी प्रकार का संकट आ रहा, कोई दुर्घटना हो रही है, कोई तबाही आ रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा कहते हैं। ठीक है, यही होती है भाई मेरे आपदा। ठीक है, कुछ आपदाओं को संबंधित आपदा क्या है? जीवन चक्र में यानी जीवन के समान चक्र में गिरा, यानी आदमी का जो जीवन चक्र है उसमें अगर गिरावट आई तो ये क्या आपदा है। जान माल की हानि होना, जान माल की हानि को हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा कहते हैं। अगर जान या माल की हानि हो रही, जान मतलब समझती है लोगों की जानें जा रही हैं, या किसी चीज का नुकसान हो रहा है, इसको बोलते हैं जान माल। अगर जान माल की हानि हो रही है, आपदा है। आर्थिक और सामाजिक रूप से अगर हमारा प्रभाव पड़ता है, यानी हमारे समाज पर या हमारी अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो आपदा है। हमारी सामाजिक यानी अगर हमारे समाज में हमारे जो आवास है, जो भोजन है, जो चिकित्सा है, अगर इसमें किसी प्रकार का संकट आता है तो प्राकृतिक आपदा है। या हम लोगों के मनोविज्ञान यानी दिमाग पर अगर किसी प्रकार का आघात पहुंचता है, यह भी आपदा है। हमारी जो आजीविका है, हमारी जो रोजी रोटी है, इस पर अगर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो वह भी एक प्रकार की क्या है, आपदा है। हमारे जो यातायात है, जो संसाधन है, जो गाड़ी मोटर है, इनमें किसी प्रकार की समस्या तो आपदा थी, जैसे गाड़ी का लड़ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये भी क्या आपदा है। कानून व्यवस्था में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपदा है। कोई बड़ी जैसे महामारी फैल जाती, जैसे वो अभी फैला था ना कोरोना, पहले हैजा फैलती थी, मलेरिया फैलती थी, इस प्रकार की जब बीमारियां फैलती हैं, बड़ी बड़ी जो संक्रामक बीमारियां होती हैं जिससे बहुत सारे लोगों को जानी जाती हैं, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा कहते हैं। ठीक है, ये सारा लोगों का अगर एक प्रकार से पलायन होता है, मान लो कहीं पर बाढ़ आने वाली है, कहीं पर भूकंप आने वाला है, कहीं पर सुनामी आने वाली है,
ये भी क्या है, ये सारी आपदा होती है, इससे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता ना। जैसे मान लो कहीं पर भूकंप सुनामी आने वाली है, तो वहां के लोगों को निकाल निकाल करके दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। ये सारी क्या होती है भाई मेरे, आपदा होती है। आपदा जो होती है लंबे समय तक भी आ सकती, अल्पकालिक दीर्घकालिक दोनों होती। कहीं कहीं पर आपदा लंबे समय तक, जैसे भूकंप के जो झटके आते हैं, भूकंप जो एक प्रकार की आपदा है, थोड़े समय के लिए आती है और बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा कर जाती है। जैसे सुनामी उनामी है या कोई बड़े बड़े तूफान उफान नहीं आते हैं, ये सारा क्या है भाई मेरे, आपदा ही है। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आपदा कितने प्रकार की होती है। भाई आपदा बहुत प्रकार की होती है। अब हम लोग आपदा की बात करेंगे, जैसे बाढ़, बाढ़ आपदा है। चक्रवात आ जाना आपदा है। बवंडर तूफान हो जाना, ओलावृष्टि हो जाना, बादल फटना, सूखा पड़ना, हिमस्खलन यानी बर्फ का ढह जाना, समुद्र का कटाव होना, सुनामी आ जाना, ये सारी क्या है, ये जलवायु आपदा है। ये क्या है, जलवायु और पर्यावरण प्रकार की आपदाएं होती हैं, ये आपदा है सारी। बाढ़, चक्रवात, बवंडर तूफान, ओला, बादल फट जाना, सूखा पड़ जाना। ठीक है, बादल, आकाशीय बिजली जो होती, बिजली नहीं गिरती ऊपर से, ये सारी क्या है, ये सारी आपदाएं होती हैं। भौतिक आपदा क्या होती है, जैसे भूकंप आना। भौगोलिक आपदा क्या होती है, जैसे भूकंप आ जाना, कोई बांध बांधने जैसे टूट जाता है, भूमि का धंस जाना, ये भी क्या है, आपदा होती, भौगोलिक आपदा है। रासायनिक आपदा क्या होती है, रासायनिक आपदा जैसे कोई रासायनिक दवाई है या परमाणु आपदा, जैसे रासायनिक आपदा जैसे किसी केमिकल वेमिकल के जरिए आती ना। जैसे कहीं पर गैस का रिसा होगा, जैसे कोई कंपनी वंपनी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है, वहां पर अगर कोई खतरनाक गैस है खुल गई, जैसे सिलेंडर विलेंडर की गैस वगैरह कई बार खुल जाती, कोई आपदा जैसे सिलेंडर विलेंडर का फट जाना, क्या है, ये सारी रासायनिक आपदाएं हैं। दुर्घटना भी आपदाएं, तो कई सारी दुर्घटना आपदाएं, जैसे दाना नल, दावा नल क्या होता है, जंगल की आग को दावा, जंगल में जब आग लग जाती है, इसको भी हम बोलते हैं आपदा बोलते हैं। शहर में जब आग लगती है, खदान में जब आग लगती है, कहीं पर अगर तेल का रिसा होता है, यह भी एक क्या भाई, आपदा है। बड़ी बड़ी इमारतें जब ढह जाती, गिर जाती हैं, कहीं पर बम विस्फोट हो जाता है, कहीं पर बिजली से आग लग जाती है, शहर गांव में आग लग जाती है, ये भी सारी क्या है, ये भी हमारी क्या है, सारी आपदाएं होती, क्या होती हैं, आपदाएं होती हैं। जैविक आपदा क्या है, यानी कहीं पर महामारी का फैल जाना। अभी कोरोना आया था, क्या थी, जैविक आपदा थी कोरोना महामारी। या कह देखो, सुना कोरोना है, या कह सकते हो कि मलेरिया है, डेंगू है, हैजा है, ये सारी क्या है, ये सारी जैविक आपदा है, ये भी आपदा है। कीटों का हमला, कई बार कोई कीड़ा मकोड़ा का बड़ा हमला हो जाता है, ये भी कीटों का हमला। कोई पशुओं में अगर महामारी फैल जाए, जानवरों में, ये भी क्या आपदा है। विषाक्त भोजन, फूड पॉइजनिंग, कई बार लोग खराब खाना खा लेते हैं, खाना खराब होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ये भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, आपदा है। ये सारी हमारी क्या होती है, आपदा होती है। अब लोग हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा का मतलब यानी जो जिसमें मानव की कोई गलती नहीं, यानी नेचुरल आपदाएं जो होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा। यानी प्रकृति के कारण क्या बोलोगे, कि ऐसी आपदाएं जो प्रकृति के कारण आती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदाएं कौन होती, जैसे भूकंप। भूकंप में आदमी का कोई जोर जबरदस्त जोर नहीं है। भूकंप जो होता है, एक प्रकार की भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। और बड़ी प्राकृतिक आपदा में कह सकते हैं कि भूकंप होता है। भूकंप एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति में एक प्रकार से। वही धरती के नीचे जो प्लेटें हैं, वह जब हिल उल जाती है ना, वही क्या आती है, प्राकृतिक आपदा आती है। और भूकंप है, भूकंप क्या है, एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है, पहला भूकंप है। दूसरा ज्वालामुखी का फटना। ये जो ज्वालामुखी नहीं होते हैं, इनका जब लावा निकलता है, उसमें से जब आग निकलती है कहीं पर, जब जमीन के नीचे से जब आग निकलने लग जाए, उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। जैसे कई बार कहीं पर मान लो भाई, धरती के नीचे से एक गहरा गड्ढा बन जाएगा, और वहां से क्या निकलेगा, आग के अंगारे निकलेंगे, यानी वहां से आग निकलेगी, इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी क्या होती है, एक प्रकार की क्या है, प्राकृतिक आपदा है, भी बड़ी खतरनाक होती है, आग फेंकता है। भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब नहीं, धरती का नीचे धंस जाना या धरती का नीचे ढह जाना, ये होता भूस्खलन। भूस्खलन का जैसे जमीन धंस जाए कहीं पर, उसको हम लोग बोलते हैं भूस्खलन। और भूस्खलन भी क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा। कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा। कहीं पर भाई जमीन वमीन धरती के नीचे धंस जाती है, तो उसको बोलते हैं भूस्खलन। सुनामी, सुनामी है जो खास तौर से इसमें आती है, समुद्रों में आती है। समुद्रों में बड़ी बड़ी जब लहरें उठती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। बड़ी बड़ी समुद्री, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं कि वो जमीन पर आ जाती हैं और तबाही लेकर के आती हैं। और तबाह, ये सुनामी जो होती है, ये भी क्या होती है, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा।
समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सुनामी। ठीक है, और सुनामी क्या है? यह भी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है। ये आदमी की बस की नहीं, मानव के गलती से नहीं है, बल्कि क्या है? प्राकृतिक आपदा सुनामी। हिमस्खलन यानी जो बर्फ है, बर्फ का पिघल जाना है, बर्फ का धंस जाना। खास जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, या कई बार देखोगे जो जहां पर बर्फीले इलाके हैं, जहां पर बर्फ पड़ती है, अगर बर्फ धंस जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमस्खलन बोलते हैं। यानी बर्फ जो होती है, बर्फ का नीचे धंस जाना, उसको हम लोग बोलते हैं हिमस्खलन। ठीक है, ये भी क्या होती है? एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा। हिमस्खलन भी है, प्राकृतिक आपदा में आती है। ठीक है, बाढ़ तो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा भाई मेरे, कहीं पर बाढ़ का आ जाना। बाढ़ कह सकते इंडिया में तो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा में अगर आप देखेंगे हमारे देश में क्या है, बाढ़ तो बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा में गुनी जाती है। भाई किसी कहीं पर भी पानी भर जाना, झील, नदी, तालाब, इनमें जब पानी आ जाता है, ये क्या आती है? बाढ़। बाढ़ भी क्या है? प्राकृतिक। सूखा, सूखा भी एक, यानी सूखा मतलब समझते हो, लंबे समय तक अगर कहीं पर पानी नहीं बरसता है, और पानी ना बरसने के कारण वहां पर अगर खेती नहीं होती है, खाने पीने की चीजें कम पड़ जाती हैं, वही होता है सूखा। सूखा एक दो दिन का नहीं पड़ता है, जहां पर भी सूखा पड़ता है ना, लंबे समय के लिए पड़ता है। साल, 2 साल, 3 साल, पहले पहले के जमाने में 10-10, 12-12 साल तक सूखा पड़ता था। सूखा का मतलब भाई ये पानी बरस ही नहीं रहा है। और जब कहीं पर पानी नहीं बरसेगा, ना तो कोई फसल होगी, ना तो कोई खेती होगी। जब जब फसल खेती होगी, तो खाने पीने की चीजें कम पड़ जाएंगी, लोगों को भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। ये क्या सूखा? यही तो है। सूखा एक दो दिन का नहीं पड़ता है, एक दो साल का नहीं है, लंबे लंबे समय पहले के जमाने में बता ना, इतिहास में भाई आता है, पढ़ाते हैं, बताया जाता है कि पहले के जमाने में ना 12-12 साल तक, 7-7 साल तक सूखा पड़ता था। नहीं, 12-12 साल हो गए पानी ही नहीं बरसा है। अब 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा तो ना तो गेहूं होगा, ना तो चावल होगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो क्या होगा? सूखा पड़ गया है। और सूखा एक प्रकार की क्या है? ये भी प्राकृतिक आपदा है। भारत में तो पुराने समय में तो बहुत सूखा पड़ता था, मुगल काल, अंग्रेजों के समय भी हमारे देश में बहुत सूखा पड़ता था। अब भारत में खाने पीने की चीजें हो गई, अब तो सिंचाई उचाई के साधन में, नहीं तो लंबा लंबा सूखा पड़ता था भारत में। ठीक है, दाना नल, दावा नल क्या? जंगल में आग लग जाना। ये होता नहीं, बड़े बड़े जो जंगल होते हैं, इनमें आग लग जाती है, ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है। इसको बुझा नहीं सकते हैं। अरे जंगल में, इतना बड़ा जंगल है, वो पंप, वो उसमें फायर ब्रिगेड वाले उसको नहीं बुझा पाएंगे। दावा नल यानी जंगल में आग लग जाना बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है। अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, मैंने सुना था, खबर आ रही थी भाई मेरे, 2-3 महीने जंगल में आग लगी रही। उसको बुझा नहीं सकते हो तुम। अरे ऊपर से जाकर के एरोप्लेन से पानी फेंकना पड़ेगा। इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल है, कैसे बुझाओगे तुम बताओ? अरे जंगल में आग को फायर ब्रिगेड वाले नहीं बुझा पाएंगे। दावा नल क्या है? जंगल की आग। और जंगल में जब आग लग जाती है ना, ये भी क्या है? बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा में काउंट होती है। जंगल में आग गर्मी के कारण अगर कहीं लग जाती है, भाई जंगल में आग लगती है ना, तो जल्दी बुझती उझती नहीं, किसी को बस की नहीं है। अरे बहुत बड़ा जंगल है। ठीक है, उसको बुझा नहीं सकते हो। तूफान और चक्रवात। अरे चक्रवात जब आता, बड़े बड़े जो भयंकर भयंकर तूफान आते हैं, क्या होती है? चक्रवात बोलते हैं। ये भी क्या? प्राकृतिक आपदा है। महामारी, वही जैसे अभी कोरोना फैला था ना, कोई भी महामारी भयंकर, जैसे मलेरिया, डेंगू, हैजा, कोरोना भी फैला था, क्या है? ये सारी प्राकृतिक आपदा है। बताया ना, कोरोना महामारी बोला ना, कोरोना वैश्विक महामारी था, वो लिखते थे ना, वैश्विक नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में फैल गई कोरोना। तो कोरोना जैसे, जैसे पुराने समय पता कौन कौन सी महामारी फैलती, जैसे हेपेटाइटिस, ठीक है, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हैजा, खसरा, टीबी। टीबी एक बड़ी बीमारी तुम सबने, ये सारी क्या महामारी बड़ी बड़ी, और जिसमें गांव के गांव सफा हो जाते। पहले बताते जैसे अभी कोरोना फैला था ना, ऐसे पहले के जमाने में अगर कोई बीमारी उमारी फैलती है ना, तो भैया गांव के गांव सफा हो। अब तो देखो कोरोना में काफी लोगों की जाने गई, ठीक है, लेकिन पहले के जमाने जब कोई बीमारी फैलती है ना, तो गांव के गांव सब, गांव में कोई आदमी बचता ही नहीं था। गांव हो या दो दो तीन तीन गांव, ऐसे गांव के गांव सफा हो जाते थे। सफा मतलब समझते हो, सब मर जाते थे, कोई नहीं बचता था। ठीक है, पहले के जमाने में जब गांव में कोई महामारी फैलती थी, जैसे चेचक है, चिकनगुनिया है, या इस प्रकार की मलेरिया है, कोलोरा है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, इस प्रकार की बड़ा, ये भी सारी जो छूने से होती है ना, ये बीमारियां बड़ी खतरनाक होती हैं। और जब पुराने समय फैलती, तब तो कोई दवाई वही तो होती नहीं थी। ठीक है,
अब तो मेडिकल साइंस इतना ज्यादा कामयाब हो गया है कि अब तो दवाई वाई बन गई, कोरोना की बन गई थी, फिर भी कोरोना में हम लोगों को नहीं बचा पाए। तो वही है कि आप कोरोना के समय इतने आदमी मर गए, पहले के जमाने में कितना मरता होगा। पहले के जमाने तो जनसंख्या घट जाती थी। पहले के जमाने पता क्या बताते हैं, पहले के जमाने में क्या होता है भाई मेरे, अगर किसी गांव की जनसंख्या 10 लाख है या किसी देश की जनसंख्या मान लो 1 करोड़ है, तो आधी आबादी साफ हो जाती थी, बचता नहीं था। तो पहले के जमाने में तो महामारी बहुत फैलती, तो बड़ी भयंकर फैलती थी। ये भी क्या है, ये सारी प्राकृतिक आपदा में आती है। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे मानव निर्मित, यानी मानव मानव के कारण अगर कोई आपदा आती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानव निर्मित आपदा। यानी मानव ने ऐसी कोई काम किया, गतिविधि की है जिससे कोई आपदा आती है। ये प्रकृति नेचर के कारण नहीं आती, प्रकृति यानी मानव की गतिविधियों से मानव ने किसी प्रकार से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, नेचर को नुकसान पहुंचाया है, जंगल काटे हैं या हमारे जानों को नुकसान, इससे जो आपदा थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित आपदाएं। यानी ऐसी आपदाएं जो मानव गतिविधियों के कारण आ रही, मानव ने ऐसे कुछ गलत किया है जिसके कारण कोई आपदा रही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा में क्या होते हैं, आपसी संघर्ष, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपसी संघर्ष हो रहा है, जैसे खाद्य संकट, पानी की समस्या, खाने की समस्या, भूखमरी, अकाल, क्या है, ये मानव निर्मित समस्या भाई मेरे। जैसे कहीं पर अकाल पड़ गया, अकाल मतलब होता है खाने पीने की जब समस्या होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाल बोलते हैं। अकाल क्या है, एक प्रकार की मानव निर्मित समस्या है। अकाल हम उसको बोलते हैं जहां पर ना तो खाना है ना तो पानी है, और जब समस्या आती है इसको बोलते हैं अकाल। अकाल बोलते हैं, अकाल पड़ गया है। विस्थापित आबादी, यानी जब जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह भी प्राकृतिक आपदा है। जिसे भूकंप, बाढ़ के कारण एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है, क्या है, यह मानव निर्मित आपदा है। दुर्घटना, जो सड़क दुर्घटना होती है, प्राकृतिक आपदा है। क्या बोलोगे, सॉरी, मानव निर्मित। मानव निर्मित आपदा कौन है, जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाता है ना, जैसे रेल दुर्घटना है, वायुयान दुर्घटना है, ठीक है, सड़क दुर्घटना है, ये सारी क्या, ये सारी जो दुर्घटना होती है ना सड़क वड़क पर जो होती है, ये हमारी सारी क्या मानव निर्मित आपदा है। ये जो यातायात की दुर्घटना है, जैसे एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे ये सारी क्या होती है, मानव निर्मित आपदा है। एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट है, जैसे रेलवे का भी, रेलवे दुर्घटना बहुत सुना होगा ना, रेलगाड़ी के बहुत होता है, ठीक है, यह सारी क्या है, मानव निर्मित आपदा है। औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैसे कई बार उद्योग धंधों में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कंपनी कंपनी में अगर कोई दुर्घटना होती है, तो मानव निर्मित दुर्घटना है। अम्ल वर्षा भी क्या है, एक प्रकार की मानव निर्मित अम्ल वर्षा, यानी जब ऊपर से पानी बारिश होती है ना तो उसमें अम्ल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा क्या है, एक मानव निर्मित आपदा है। क्या है, मानव, ये सारी क्या है, मानव निर्मित आपदा है। तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिल सकता है, इसको जरूर करके जाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और पहला चैप्टर इसी के साथ क्या होगा, हमारा समाप्त होगा। अब चलिए भाई हम अब अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा दूसरा चैप्टर है, ठीक है। देखिएगा चैप्टर नंबर 2 क्या है, विपदा, जोखिम और संवेदनशीलता। क्या देखना हमें, विपदा, जोखिम और संवेदनशीलता। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा हम लोग देखेंगे जोखिम। जोखिम को समझना है, आखिर आखिर जोखिम क्या होता है, और फिर हम देखेंगे संवेदनशीलता क्या होती है। दो चीजें, विपदा वही आपदा को ही विपदा बोलते हैं, ठीक है, आपदा को ही विपदा। देखो विपदा क्या है, विपदा को संभावित और अभिव्यक्त कारण के रूप में पढ़े, जो कि तभी क्रियाशील होती है जब प्राकृतिक और मानव दोनों उपस्थित हों। उदाहरण के लिए जनसंख्या क्षेत्र में रासायनिक यंत्र विपदा उपस्थित करता है, इससे उस क्षेत्र में परिभाषित पड़ोस के आसपास जीवन, यानी जब हमें संपत्ति और पर्यावरण की जो हानि है तो इसे हम विपदा बोलते हैं, होते नहीं भाई, विपत्ति पड़ गई है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसलिए आपदा वह घटना है, कह रहे हैं आपदा वह घटना है जो क्षति पहुंचाए, विघटन करे और मानव जीवन की क्षति, स्वास्थ्य और सेवाओं की गिरावट करे। ये क्या होती है, क्षति होती है, और क्षति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विपदा बोलते हैं। अगर मानव के जीवन को किसी प्रकार से समस्या होती है, जान माल की हानि होती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारी सेवाओं में गिरावट आती है, मानव समुदाय को अगर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विपदा बोलते हैं। विपत्ति होती ना भाई, विपत्ति पड़ गई है। एक विपदा तकनीकी रूप से आपदा नहीं है जब तक विपदा आगे ना हो। आपदा में बड़े स्तर पर जीवन और संपत्ति, यानी जब आपदा आती है ना बड़े लेवल पर जीवन और संपत्ति की नुकसान होता है, वह आकस्मिक प्रारंभ होने वाली घटना है जिसमें बड़े स्तर पर बाहरी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जो सामाजिक और व्यवस्था, देखो
जो आपदा होती है ना वो बहुत बड़ी होती है और बड़े लेवल पर नुकसान करती है और अचानक आती है। आपदा क्या आती है? अचानक आती है। ठीक है, मानवीय परिणामों के आधार पर आपदा को प्रभावित किया जा सकता है, ना कि घटना यानी विपदा। विपदा क्या थी? विपदा एक प्रकार की का कोई घटना, घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विपदा बोलते हैं। ठीक है, भूकंप, बाढ़, चक्रवात प्राकृतिक विपदा है। क्या है? अगर आप देखोगी, जैसे भूकंप आता है, बाढ़ आती है, चक्रवात आता है, तो क्या है? ये प्राकृतिक विपदा है जो भारी मात्रा में जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। जब विपदा प्राकृतिक और मानवकृत क्रियाशील हो, यानी जब मानव और प्रकृति दोनों को बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचता हो, हम उसको क्या बोलते हैं? विपदा बोलती है ना, है नहीं? जब विपत्ति मन पर छाती है, मनुष्य को गले लगाती है। विपदा विपदा है, विपत्ति है, वो क्या एक प्रकार से कह सकते हो कि जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, ये इनको हम क्या बोलते हैं? विपदा बोलते हैं। ठीक है, जब बड़े लेवल पर मानव जीवन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विपदा बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार से आपदा विपदा बोल। को ही लगभग विपदा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो हम हमारा लोगों को नेक्स्ट देखना है, जैसे विपदा क्या, जैसे बता भी रखा है, जैसे जमीन, जमीन को हिला देने वाली चीजें विपदा, जैसे भूकंप। अगर जमीन हिल रही है, जमीन को कोई हिला दे रहा है तो विपदा है। जमीन विस्थापन होना, यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हो रहे हैं, विपदा है। हमारी जो मृदा है, अगर मिट्टी खराब हो रही, मिट्टी में अगर किसी प्रकार की चीज, विपदा है। ठीक है, या मान लो कि अगर हिमस्खलन होता है, भूस्खलन होता है, क्या है? ये भी विपदा है। ठीक है, भूमि का विस्थापन होना विपदा है। ठीक है, बाढ़ आना, समुद्र में लहरें हटना आना, सुनामी आना, ये क्या है? ये सारी विपदा है। जैसे मान लो बाढ़ आती है, समुद्र में लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी उठती हैं, सुनामी आती है, ये भी विपदा है। डैम डैम में असफलता, जैसे औद्योगिक प्लांट में, जैसे हमारे बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं ना, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण 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 जो फैलता है, विपदा है। ठीक है, भूस्खलन भी क्या है? एक प्रकार की क्या होती है? विपदा है। क्या है? ये सारी हमारी क्या होती है? विपदाएं होती हैं। ठीक है, इनको विपदा बोलते हैं। जोखिम क्या होता है? देखो, जोखिम को प्राकृतिक या मानव प्रेरित के बीच बातचीत होने वाली हानि के रूप में, यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जोखिम। ठीक है, आपदा हानि को अंतरराष्ट्रीय रणनीति द्वारा हानिकारक परिणामों की संभावना या नुकसान, जैसे अगर कहीं पर मौत हो रही है, किसी को नुकसान पहुंच रहा है, संपत्ति का नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, यही क्या होती है? जोखिम। जोखिम क्या होता है? एक प्रकार से बोलोगी कि अगर कहीं पर प्राकृतिक आपदा आती है या विपदा आती है, तो ये यानी जब मौतें होती हैं, प्राकृतिक आपदाओं का, यानी कि अगर कोई आपदा आती है, उससे अगर मौत हो रही है, भाई मेरे, अगर कहीं पर कोई आपदा आई है, लोगों की मृत्यु हुई है, लोगों को चोट लगी, लोगों को जान माल की हानि हुई, इनकी संपत्ति को नुकसान हुआ, उनकी रोजी रोटी छिन गई, उनको पैसे का हानि हुई, तो ये क्या होती है? जोखिम है। क्या होता है? जोखिम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जोखिम बोला जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। कुछ विषयों में विशेष रूप से असुरक्षित भौतिक वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए आवरण की अवधारणा है। देखिएगा, खास तौर से देखोगे, आशंका की एक विपदा जिसकी घटना को बेहद कम संभावना है। देखो, विपदा हम क्या बोलते हैं कि अगर मौतें हो रही हैं, चोट लग रही है, संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, हमारी जो रोजी रोटी है वो छिन रही है, हमें आर्थिक लेवल पर अगर हानि हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जोखिम बोलते हैं। जोखिम होता नहीं भाई, जोखिम मत लो, खतरा मत लो। देखो बोलते हैं जोखिम हानिकारक परिणाम है। जोखिम क्या? जब हानि पहुंचती है, उसी को हम लोग बोलते हैं जोखिम। बोलते नहीं भाई, खतरे से मत खोले, जोखिम मत ले। ठीक है, जैसे मृत्यु होना, अगर किसी कारण से अगर मृत्यु हो रही है, लोगों को चोट पहुंच रही है, लोगों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, लोगों की आजीविका और आर्थिक रूप से, और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, यही क्या है? जोखिम है। प्राकृतिक या मानव निर्मित विपदाओं के कारण अगर हमारे जीवन पर भयंकर रूप से अगर हमें हानि होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विपदा बोलते हैं। जब लोगों की मृत्यु हो, लोगों को चोट लगे, नहीं, अगर कोई ऐसी बड़ी आपदा आती है जिससे मौतें होती हैं, लोगों को चोट लगती है, लोगों की जान माल की हानि होती है, हमारी प्रकृति को भी हानि होती है, यही हमारा क्या होता है? जोखिम के रूप में हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जोखिम का आकलन करना। देखिए, जोखिम आकलन और मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन को बताता है। ठीक है, इसको बताता है। देखो बोलो, देखो, जो लोग संपत्ति और आजीविका और पर्यावरण को संभावित खतरे और हानि पैदा करें,
जोखिम आकलन क्या है भाई? अगर कोई विपत्ति आ गई, यानी अगर कोई आपदा आ गई, तो उससे कितनी संपत्ति का हानि हुआ, कितने लोगों की आजीविका चली गई, ठीक है, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा, इसी को बोलते हैं जोखिम आकलन। जैसे मान लो कहीं पर भूकंप आया, ध्यान रखना, कहीं पर भूकंप आया, भूकंप से कितना नुकसान हुआ, कितनी मौतें हुई और कितना पैसा चला गया, इसी को बोलते हैं जोखिम का आकलन करना। जैसे मान लो कोई आदमी, किसी के घर में कोई आदमी बीमार पड़ गया, तो भाई वो जो बीमार पड़ा है उसका आकलन किया जाता है, भाई कितना खर्चा होगा दवाई वाई में। तो उसी प्रकार से जोखिम आकलन का मतलब होता है, कहीं पर भूकंप पड़ा आया, कहीं पर बाढ़ आई, कहीं पर सुनामी आई, कहीं पर तूफान आ गया, कहीं पर कुछ भी आ गया है, तो कोई भी अगर आपदा आई है, तो उस आपदा से कितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान को जब हम देखते हैं कितना नुकसान हुआ है, इसी को बोला जाता है भैया मेरे जोखिम आकलन। क्या बोला जाता है? जोखिम आकलन करना, उसका मूल्यांकन करना, कितना हानि हुई है, कितने जाने गई हैं। देखो कहीं पर भूकंप आता, सुनामी आती है, उसको बताया जाता ना, इतने लोगों की मौत हो गई, इतने पैसे चले गए, इतना रुपया सरा गया, इतना संपत्ति का नुकसान हो गया है, इतने पेड़ पौधे खत्म हो गए, इतने जीव जंतु नष्ट हो गए, इसी को बोलते हैं हम लोग जोखिम आकलन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जोखिम का आकलन करना। कहीं पर भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है, कोई मानव निर्मित आपदा आई है, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से जो हमें नुकसान पहुंचता है, चाहे मौतें हुई हैं, चाहे किसी को चोट लगी है, चाहे कह सकते प्रकृति को नुकसान पहुंचा है, या हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, इसी का जब आकलन किया जाता है, भाई कितना नुकसान हुआ है, इसी का जब आकलन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोखिम आकलन या जोखिम मूल्यांकन करना। उसका इवेल्युएशन करना, कितना नुकसान हुआ, कितना क्या हुआ है, कितनी मौतें हुई हैं, ये आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जोखिम आकलन कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जोखिम आकलन, ये आ सकता है जोखिम वाला काफी इंपॉर्टेंट है। संवेदनशीलता क्या होती है? कहीं पर भी अगर विपत्ति आती है, कहीं पर भी अगर आपत्ति आती है या प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भी अगर कोई आपदा आती है, तो वहां से कितने लोग प्रभावित हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं संवेदनशीलता। सर संवेदनशील दोबारा बता दिए। उसी को क्या बोला जाता है? संवेदनशीलता के रूप में इसको हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। ठीक है, होती जैसे मान लो कहीं पर आपदा आ गई, ठीक है, कहीं पर कोई आपदा आई, कहीं पर कोई नुकसान हो गया है, तो उससे कितनी हमारे लोगों की संवेदनशीलता है, नहीं कहीं पर लोगों को कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग समुदाय प्रभावित हुए हैं, उनके प्रति सरकार जो नीतियां बनाती है, जैसे मान लो कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर कोई नुकसान हो गया है, तो सरकार क्या करती है? उन लोगों को जो हेल्प हेल्प कैंप लगाती है, उनको जो मदद करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता। जैसे मान लो कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सुनामी आ गई है, तो हमारी सरकार क्या करती है? उन लोगों की मदद करती है। ठीक है, ठीक है, उन लोगों की क्या करती है? मदद करती है। जब उन लोगों की मदद करती है, जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर सुनामी आ गई है, कहीं पर कुछ आ गया, तो उन जो जो जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनकी हम लोग अगर मदद करते हैं, उनकी आर्थिक मदद करते हैं, उनकी रोजगार की मदद करते हैं, उनको कोई न कोई लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं संवेदनशीलता। यानी जिन लोगों की उसमें जाने गई हैं, जिन लोगों को चोट लगी है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको भरपाई के लिए सरकार अगर उनकी कोई हेल्प करती है, उनकी कोई मदद करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता। क्या बोलते हैं? कहीं पर भाई भूकंप आ गया, कहीं पर सुनामी आ गई, कुछ भी चीजें आ गई हैं, तो उनकी मदद की जाती है ना, एक प्रकार से जाओ भाई उनकी हेल्प करो, मदद करो। सरकारें करती हैं, आम लोग करते हैं, कई सारे के प्राइवेट संस्थान होते हैं, एनजीओ होते हैं, वो भी मदद के लिए वहां पर जाते हैं कि भाई उनकी भाई हेल्प करो। इसी को बोलते हैं संवेदनशीलता। यानी जिन लोगों को चोट लगी है, जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों को वहां पर नुकसान पहुंचा है, जिन लोगों की नौकरी चली गई है, जिन लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं बची हैं, उनकी जाकर के हेल्प करना, मदद करना, कैंप लगाना किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संवेदनशीलता। यानी उन लोगों के प्रति हम थोड़ा संवेदनशील होते हैं। भाई किसी का नुकसान हो गया, किसी की जान चली गई है, कोई विस्थापित हो गया है, कोई किसी की नौकरी चली गई है, किसी की चोट लगी है, उनकी जाकर के क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। यही होती संवेदनशीलता। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, संवेदनशीलता एक प्रकार से कह सकते हैं संसाधनों तक आप पर्याप्त पहुंच है, या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, या केंद्र और राज्य का संरचना का अभाव है, ये संवेदनशीलता के प्रकार हैं। ठीक है, सरकार उसमें आकर के मदद करे, सरकार उसमें हेल्प करे, हमारे जो प्राइवेट संस्थान हैं, जो एनजीओ हैं, जो और
सारी चीजें हैं वो जाकर के उनकी क्या करती हैं, मदद करती हैं, उनको हेल्प करती हैं। ये इसको क्या करते हैं, संवेदनशीलता के रूप में बताते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, दूसरे चैप्टर में आपको दो चीजें आएंगी। एक चीज मैं बता दूं, आपका ज्यादातर एग्जाम में जोखिम आकलन आ सकता है, आने की संभावना ज्यादा है। जोखिम आकलन या जोखिम क्या होता है, या कई बार संवेदनशीलता भी आ सकती है। ये दो चीजें जो रहेंगी ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये दो चीजें अगर आप देखोगे ज्यादा आ सकती हैं। ठीक है, और इसी के बाद देख लेते हैं, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है। दूसरे चैप्टर के बाद जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ गया चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3 देखिएगा, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं। चैप्टर नंबर 3 में हमें दो चीजें पढ़नी है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी होती है। खास तौर से हम दोनों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार और मानव निर्मित आपदाओं के प्रकार। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, इसमें से एक जरूर आएगा, 100% आता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं को मुख्यतः 4 श्रेणी में बांटा जाता है, और इसकी 4 उप श्रेणियां हैं। जैसे भूभौतिकीय, भूभौतिकीय आपदा वह विनाशकारी घटनाएं हैं जो पृथ्वी की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती। करें भाई मेरे, भूभौतिकीय वह प्राकृतिक आपदा होती है जो पृथ्वी की जो प्रतिक्रिया होती है ना, उसके कारण से होती है। भूभौतिकीय प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, सुनामी है। जल वैज्ञानिक क्या होती है, अगर हम बात करें, जल वैज्ञानिक आपदा क्या होती है, हाइड्रोलॉजिकल, पृथ्वी के पानी की गुणवत्ता की सतह के नीचे वायुमंडल या जलमंडल के वितरण या गतिविधि के एक हिंसक हिंसक या तेजक के रूप में होती है। इन आपदाओं में शामिल होता है जैसे हिमस्खलन और बाढ़। जैसे हिमस्खलन और बाढ़ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल वैज्ञानिक आपदा बोलते हैं। अगला है जलवायु वैज्ञानिक आपदा। जलवायु वैज्ञानिक आपदा जैसे चक्रवात आता है, या जंगल में आग लग जाती है, तापमान बढ़ जाता है, क्या है, जल और वैज्ञानिक आपदाओं हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जैविक आपदा एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे कहीं पर टिड्डी टिड्डी एक प्लेग टिड्डी टिड्डी है, या पौधे में अगर किसी प्रकार के हानिकारक जानवर या आक्रमणकारी पशु या कोई बीमारी फैल जाती है, ये क्या होती है, हमारी जैविक आपदा होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भूभौतिकीय आपदा। भूभौतिकीय अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो पहला क्या होता है, भूकंप। ठीक है, भूकंप है, आप देखेंगे बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा इसको माना जाता है, जो धरती के नीचे से एक प्रकार से जब चट्टाने या धरती के नीचे की जो प्लेटें होती हैं आपस में टकराती हैं तो क्या आता है, भूकंप आता है। और भूकंप एक प्रकार का क्या है, कंपन होता है, धरती का कंपन करना, क्या कह सकते हैं भाई, धरती का कंपन करना या धरती का हिलना ही क्या होता है, भूकंप होता है। और यह एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में इसको गिना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, भूकंप कई प्रकार के वैसे ज्यादातर आते हैं। कुछ भूकंप आते बहुत आसान होते हैं, आसान मीन्स कहने का मतलब ये है कि भूकंप ज्यादा हानिकारक नहीं होता है, कम रिएक्टर पैमाने का होता है। और कोई कोई भूकंप यानी 6 से ज्यादा रिएक्टर स्केल का अगर कोई भूकंप आता है तो वह जान माल को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। अगला देखिएगा हमारा क्या है, ज्वालामुखी गतिविधि। ज्वालामुखी का फटना, जो ज्वालामुखी फटते हैं वो भी क्या होता है, एक प्रकार की अगर आप देखेंगे प्राकृतिक आपदा में ही आता है। ज्वालामुखी देखा होगा ना, कई बार जैसे ज्वालामुखी हमारे फट जाते हैं, तो यह भी अगर हम लोग बात करेंगे बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में इसको भी हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं। ज्वालामुखी, पृथ्वी के नीचे से जो अंगारे निकलने शुरू होती, ज्वालामुखी। भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब जैसे हमारी पृथ्वी की चट्टाने हैं नीचे धस जाती हैं। भूस्खलन या भूस्खलन को ढलान या ढलान विफलता के रूप में भी जाना जाता है। भूस्खलन जैसे होता है, आपने देखा होगा ना कि जैसे उत्तराखंड में कई बार देखा, जैसे धरती का नीचे धस जाना, वही होता है भूस्खलन होता है। और इससे भी काफी नुकसान होता है। धरती कुछ सेंटीमीटर अगर नीचे धंस जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूस्खलन या भूस्खलन बोला जाता है। ठीक है, सुनामी, समुद्र सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा अगर आप देखेंगे तो समुद्र में बड़ी बड़े जब ऊंची ऊंची क्या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जब लहरें उठती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। और ये बहुत तेज गति से समुद्र में उठती हैं और समुद्र में आती हैं। ठीक है, यानी इनकी जो गति होती है, इनकी जो रफ्तार होती है बहुत तेज होती है, यानी बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, बड़ी बड़े तरंगे उठेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। और खास तौर जो जो हमारे समुद्री इलाके होते हैं, यहाँ पर सुनामी बहुत जाते हैं अगर हम लोग बात करें। उसके बाद देखिएगा हमारी क्या है, जल वैज्ञानिक आपदा क्या है, जैसे हिमस्खलन।
हिमस्खलन यानी जो पत्थर, खास तो पत्थर नहीं भाई, जो बर्फ होती है ना, बर्फ जो होती है वो जब धंस जाती, जैसे खास तौर से कश्मीर है या हमारा हिमाचल का इलाका है, वहां पर हिमस्खलन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लैंडस्लाइड हम इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में लैंडस्लाइड बोला जाता है, यानी पत्थर की जो चट्टाने हैं, सॉरी, जो अगर हम बात करें जो बर्फ है, ठीक है, जहां बर्फ जमी रहती है वहां पर अगर बर्फ धंस जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड। एक जम्मू कश्मीर और कश्मीर में खूब ज्यादा होता है कि जहां पर बर्फ की चट्टाने या जो होती है वह धीरे धीरे अगर धंसती है, इसी को लैंडस्लाइड बोला जाता है। जब कोई कहीं पर ये धंसती वसती है ना, तो उससे बड़ा भारी नुकसान पहुंचता है। बाढ़ भी एक बहुत ज्यादा बड़ी प्राकृतिक आपदा, तुम सबको पता होगा कि हमारे देश में तो लगभग बाढ़ आती ही रहती है। तो बड़ी प्राकृतिक आपदा में जिसको हम बाढ़ में काउंट करते हैं, कहीं पर बिहार में हो, असम में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर बाढ़ आती रहती है। ठीक है, खास बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, ठीक है, या राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या असम की बात करें, तो यहाँ पर तो बाढ़ आती रहती। और बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? नेचुरल आती है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, बाढ़ क्या है? अगला देखिएगा, जल वैज्ञानिक आपदाएं कौन कौन सी, जैसे तापमान का अत्यधिक बढ़ जाना, ये भी बहुत बड़ी प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा है। यानी जैसे देख रहे हो, लगातार धरती का जो टेम्परेचर है बढ़ता चला जा रहा है, ये क्या है? अत्यधिक तापमान इसको बोला जाता है, लगातार बढ़ रहा है। ये भी प्राकृतिक आपदा है, यानी शहरों हो, गांव हो, उनका तापमान अधिक बढ़ रहा है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, सूखा, भाई लंबे समय तक अगर कहीं पर बारिश नहीं होती ना, जैसे मान लो अगर कहीं पर लंबे समय तक, मान लीजिए कहीं पर अगर लंबे समय तक पानी नहीं बरसता है, ठीक है, और वहां पर क्या होता है कि 2-2 3-3 साल अगर पानी ना बरसे और खाने पीने की कमी हो जाए, तो उसको हम क्या मान लेते हैं हम लोग? सूखा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सूखा मानते हैं। यानी अगर कहीं पर 15 महीनों तक पानी नहीं बरसता है, उसको हम क्या कहते हैं? सूखे की कैटेगरी में। 15 महीने या नहीं, कम से कम 1.5 साल मान लो, या 1 साल से ज्यादा अगर पानी न बरसे। पहले के जमाने तो बहुत बड़े सूखे सूखे पड़ते थे, 8-8 10-10 साल तक सूखा पड़ता था भाई मेरे। तो सूखा भी क्या है? प्राकृतिक आपदा में आता। दानव नल, यानी जंगल की आग को हम लोग क्या बोलते हैं? दानव नल बोला जाता है। जंगल में जब आग लगती है ना, उसी को बोलते हैं, और बड़ी खतरनाक होती है, इसको बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। जंगल में आग लग जाना, या जंगली जो क्षेत्र है वहां पर आग लग जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं दानव नल बोला जाता है। और इसको बुझाना बड़ा मुश्किल होता है जंगल में। और यह क्या है? जंगल में आग जब लग जाती है ना, ये भी क्या प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जैसे विदेश होते हैं, जैसे अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी। भारत में भी ज्यादा तो मैंने उतना नहीं सुना है इसको, लेकिन विदेश देशों में जैसे अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी। चक्रवात है, चक्रवात तूफाने तूफाने होते हैं, चक्रवात होता है, उसको बोलते हैं जब हवा चलती, बड़े बड़े चक्रवात आते हैं, उसे चक्रवात बोला जाता है। यानी तेज हवाओं का चलना, वो क्या होती है? चक्रवात आता है। एक खास तौर से जो चक्रवात आता है, जो हमारे समुद्री इलाके हैं वहां पर आता है। वहां पर जब हवाएं चलती हैं, वहां से उठता है, और ये तेज गति से चलता है, यानी एक प्रकार से तूफान उफान जैसे चक्रवात होता है। ठीक है, बड़ा खतरनाक होता है भी जब आता है। पेड़ और बहुत सारे गिरा उड़ा देता भाई मेरे, हानि होती है। अगला है जैविक आपदाएं। जैविक आपदा में कोई जैसे महामारी, जैसे अभी कोरोना फैला था, डेंगू है, हैजा है, इस प्रकार की जो अगर कोई आपदा आती है, उसको बोलते हैं जैविक आपदा में। जैसे महामारी है, जैसे अभी कोरोना था, उसको बोला भी, तुम सबने सुना भी हो ना, बोलते थे कोरोना महामारी फैल गई है। तो क्या है? वह एक प्रकार की क्या थी? वह भी हमारी क्या थी? एक प्रकार की आपदा थी। क्या थी? आपदा में काउंट करते हैं कोरोना। इस प्रकार की पहले बहुत आती थी। ये तो हमारी थी, क्या थी? प्राकृतिक आपदाएं थी। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मानव निर्मित आपदा। तो मानव निर्मित जो आपदा आती है, मानव निर्मित आपदा क्या होती है? कि मानव की गलती के कारण अगर कोई आपदा आती, वही मानव निर्मित आपदा। जैसे अकाल पड़ना, कहीं पर अगर अकाल पड़ता है तो मानव निर्मित आपदा। यानी कहीं पर अगर भोजन की कमी हो रही है और भोजन नहीं है, तो वहां पर हम भूखमरी की समस्या आ रही, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाल। क्या बोलते हैं? खाने पीने की समस्या हो जाना, या खाने लोगों को बड़ी संख्या में अगर खाना नहीं मिलता है, और खाने के बिना अगर लोगों की मृत्यु हो जाती है, हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाल बोलते हैं। और अकाल क्या? एक प्राकृतिक आपदा है। अकाल क्या होती है? एक प्राकृतिक आपदा होती है। और काल में होता क्या है कि लोगों के पास खाने की चीजें नहीं होती हैं, और खाने के बिना लोग भूखमरी के शिकार हो जाते हैं, और भूखमरी से उनकी क्या होने लग जाती है? मौतें होने लग जाती हैं। यही होता है अकाल। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है। उसी प्रकार से अगर कोई सड़क दुर्घटना है, या औद्योगिक दुर्घटना है, जैसे रेलगाड़ी की दुर्घटना है,
या सड़क दुर्घटना है, वायुयान की दुर्घटना है, या एरोप्लेन की दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है, ये क्या है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। अब कंपनी वंपनी में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये भी क्या होती है, ये भी औद्योगिक घटनाएं होती हैं। यानी चाहे कोई परिवहन की घटना है, चाहे सड़क दुर्घटना है, रेल दुर्घटना है, वायुयान दुर्घटना है, या कंपनी में अगर किसी केमिकल का रिसाव हो गया है, या कोई चीज जैसे गैस का सिलेंडर वेलेंडर फट जाता है, ये सारी क्या आपदाएं होती हैं, यह मानव निर्मित आपदा है। क्या है, मानव निर्मित आपदा की कैटेगरी में आती है। जैसे रेल दुर्घटना है, वायुयान दुर्घटना है, रेल की पटरियां हैं, या इनसे मोटर वाहन अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता, गाड़ी वाड़ी भिड़ जाती है, क्या है, ये सारी क्या होती है, हमारी मानव निर्मित आपदाओं की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा हो गई, या प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार की अगर कोई है तो सारी क्या प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, रासायनिक प्रदूषण है, वायुमंडलीय प्रदूषण है, ये क्या है, मानव निर्मित आपदा है। उसी प्रकार से जैसे कोई विस्फोटक की दुर्घटना होती है, ठीक है, जैसे कोई विस्फोट अगर जैसे गैस सिलेंडर इस प्रकार का, ये भी क्या होते हैं, रासायनिक विस्फोट, या रासायन का अगर कोई विस्फोट हो जाता है, क्या है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। परमाणु विस्फोट, परमाणु जो बम वम जब फोड़े जाते हैं ना, क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 3 भी आपका समाप्त हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहने वाला चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में देखिएगा क्या है, नेक्स्ट देखिए आ गया है चैप्टर नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्या है, भारत का आपदा रेखा चित्र। भारत का आपदा रेखा चित्र का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं कि भारत में जहां पर ज्यादा आपदाएं आती हैं, या ज्यादा प्राकृतिक या प्राकृतिक आपदाएं। आपदा रेखा चित्र बताता है कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर भूकंप आता है, जहां पर सुनामी आती है, जहां पर चक्रवात आता है, जहां पर भूस्खलन होता है। रेखा चित्र उसको बोलते हैं। जैसे मान लो पूरा इंडिया का मैप है, तो हम लोग वहां पर कुछ निशान लगा लेंगे, या उनको हम कुछ इलाके बता देंगे कि इन इलाकों में इस प्रकार की आपदाएं आती हैं, या इन इलाकों में इस प्रकार की आपदाएं हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे देखेगा प्राकृतिक आपदा का रेखा चित्र, हम लोग इसको देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक आपदाओं का रेखा चित्र ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या क्या प्राकृतिक आपदाओं का रेखा चित्र होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का रेखा देखो, प्राकृतिक आपदा रेखा जैसे भूकंप है, भाई मेरे जो भूकंप होता अगर आप देखें ना, तो भारत में कुल ऐसी 18 जगह हैं, या 18 इलाके हैं जहां पर भूकंप आता है। या कह सकते हैं कि इंडिया को हमने इस प्रकार से बांट रखा है कि जहां पर हमें भूकंप ज्यादा दिखाई देता है। जैसे अगर आप देखो ना, जैसे गुजरात है, असम है, देखो देखो देखो, जैसे आप देखोगे गुजरात है, असम है, कश्मीर है, शिलोंग है, या हिमाचल है। असम तो मैंने बता ही दिया आपको। बिहार नेपाल का क्षेत्र है, या अरुणाचल चीन का क्षेत्र है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, हिमाचल तो मैंने बता दिया। नेपाल की सीमा उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, या गुजरात है, गुजरात, कश्मीर और सिक्किम। ये भारत में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर ज्यादातर क्या आता है, भूकंप आता है। तो भारत में अगर आप देखोगे तो इलाके हैं, कौन कौन से इलाके, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, जैसे गुजरात, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ठीक है, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान निकोबार। ठीक है, उत्तर पश्चिम में अगर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, बिहार, गुजरात, ये क्या है, ये सारे भूकंप क्षेत्र हैं। यहाँ पर भूकंप आता, जो मैंने इलाकों का नाम लिया है, यहाँ पर हमारे इस देश में क्या था, ज्यादातर भूकंप आते हैं। इनको हमने क्या किया, अलग अलग भागों में बांट रखा, जो मैंने नाम बताया। तो जैसे देखोगे गुजरात है, कश्मीर है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल है, नागालैंड है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य में भूकंप आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, बिहार है, गुजरात है। इन जगहों पर अगर आप देखें, इन राज्यों में हमारे देश में ज्यादातर भूकंप आता है। सुनामी, सुनामी कहां पर आती है भाई मेरे, जो समुद्री इलाका होगा वहीं पर सुनामी आएगी। अगर रेखा चित्र की बात करें, तो हमारे देश का जो भी अगर आप देखेंगे, जो भी समुद्री इलाका है, वहीं पर सुनामी आएगी। खास तौर से अगर आप देखेंगे, देखो भारत में अगर आप बात करें सुनामी कहां पर आएगी, तो सुनामी समुद्रों में आती है। तो हमारे देश के जितने भी समुद्री इलाके हैं, जैसे अगर आप देखोगे ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, बंगाल,
बंगाल की खाड़ी से उतना ज्यादा तो आता नहीं है, लेकिन कह सकते हैं जैसे हमारे देश का इलाका उड़ीसा, इन देशों का जो इन राज्यों का मैंने नाम लिया, सूर्य देश ने भाई मेरे राज्य, इन राज्यों का नाम लिया, यहाँ पर सुनामी आ सकती है। गुजरात में सुनामी आ सकती है, महाराष्ट्र में सुनामी आ सकती है, गोवा में सुनामी आती है, केरल में सुनामी आ सकती है, तमिलनाडु में सुनामी आ सकती है, और हम लोग कह सकते हैं उड़ीसा में सुनामी आ सकती है। ठीक है, इन राज्यों में सुनामी ज्यादा आ सकती हैं अगर आप देखेंगे, यानी हमारे देश के जितने भी समुद्री इलाके हैं वहां पर सुनामी आने की अगर आप देखेंगे तो ज्यादा संभावना है। भूस्खलन यानी जहां पर चट्टाने धंस जाती, खास तौर से अगर आप देखो जैसे हमारे देश में हिमाचल है या उत्तराखंड है, और यहाँ पर भूस्खलन ज्यादा होता है। हाँ, यानी कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं भारत में, ऐसी-ऐसी जगह है जहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा होगा। तो भारत में जो भूस्खलन होगा ना, वो कुछ नाम है अगर आप देखेंगे, मैं तो आपको बता देता हूँ। देखिएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है? सिक्किम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, नीलगिरी है, पश्चिमी घाट है, यहाँ पर भी कह सकते हैं भूस्खलन हो सकता है। यानी कौन-कौन से जगह पर भारत में अगर हम रेखा चित्र की बात करें, मैप की बात करें, तो हमारे देश में कहाँ-कहाँ पर भूस्खलन हो सकता है। जैसे नीलगिरी है, पूर्वी घाट है, विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, पश्चिमी घाट है, यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आप भूस्खलन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है या भूस्खलन की समस्या आ सकती है। ठीक है? बाढ़, यानी ऐसे कौन-कौन से इलाके जहाँ पर भारत में बाढ़, तो भारत में तो बाढ़ कई राज्यों में, अगर हम बात करें रेखा चित्र में बात करें तो ज्यादातर इलाकों में हमें बाढ़ दिखाई देगी। अगर आप देखो बाढ़ तो बिहार में भी आती है, और बाढ़ आपकी केरल में भी आती है। बाढ़ अगर आप देखें यूपी में भी आती है, और बाढ़ आपकी गुजरात में भी आती है। तो बाढ़ जो यानी जो खास तौर से जो जहाँ पर नदियां हैं या नदियों के क्षेत्र हैं, वहां पर हमें बाढ़ ज्यादा दिखाई देगी। ठीक है, बाढ़ को भी लेकर के बाढ़ें कम से कम 5 राज्यों में सबसे अधिक आती हैं। जैसे बाढ़ देखो असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर बाढ़ एक बारहमासी घटना है। ये अगर आप देखोगे तो भारत में 5 राज्य ऐसे जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आती है। अगर आप देखेंगे जैसे असम में बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ आती है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ सकती है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है, और उड़ीसा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में ज्यादातर आप देखेंगे तो बाढ़ ही आती है इन राज्यों में। ठीक है, ये राज्यों में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, जिनका जिनका चक्रवात, चक्रवात देखेंगे खास तौर से जो हमारे समुद्री इलाके हैं, यहाँ पर चक्रवात आ सकता है, यहाँ पर चक्रवात ज्यादा आता है। तो चक्रवात कहाँ-कहाँ पर आता है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, कौन-कौन सा जगह पर। तो जैसे पश्चिम बंगाल में, ठीक है, या उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, पांडुचेरी में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में, केरल में, तमिलनाडु, यानी अगर आप देखेंगे जो हमारे समुद्री इलाके हैं, समुद्री इलाकों में ही अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर यहाँ क्या आता है, चक्रवात आता है। समुद्री इलाकों में ही चक्रवात आएगा, ये सारे समुद्री इलाके हैं। अगला देखिए सूखा, यानी ऐसे भारत में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र जहाँ पर सूखा, तो देखोगे जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है या कम वर्षा होने की संभावना रहेगी। क्या बोला हूँ? जहाँ पर कम वर्षा होती है या कम वर्षा होने की संभावना है, वो सारे हमारे देश में सूखा के क्षेत्र हैं। सूखा हमारे देश में कहाँ पर पड़ेगा? जैसे अगर आप देखें भारत में सूखा जो ज्यादातर पड़ता है ना, वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, यानी भारत में जो सूखा पड़ेगा जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भारत में अगर आप देखेंगे सूखा पड़ने की क्या ज्यादा संभावना है इन राज्यों में, खास तौर से। जैसे उष्मी लहरें और शीत लहरें, यानी भारत में जैसे देखो भाई उष्मी लहरें यानी गर्मी के मौसम में जो गर्म हवाएं चलती है उसको हम उष्मी लहर कहते हैं, और ठंडी के मौसम में जो ठंडी हवाएं चलती है उनको हम शीत लहर कहते हैं। तो भारत में ऐसे कौन-कौन से इलाके जहाँ पर उष्मी लहरें यानी गर्म हवाएं चलती है और जहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है। तो भारत में अगर आप देखो ज्यादातर अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पर ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां पर भाई ठंडी हवाएं ठंडी हवाएं ज्यादा चलेंगी, और जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर गर्म हवा चलेगी। यानी जहां पर धरती का यानी जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां तो गर्म हवा चलेगी, जिसको हम लोग कई बार लू बोलते हैं ना, लू चल रही भाई मेरे, ठंडी में सुना लू को चल रहा, लू चल रही है। तो क्या बोलते हैं, जहां पर गर्मी पड़ेगी वहां लू चलेगी, और जहां पर ठंडी ज्यादा पड़ेगी वहां पर क्या चलेगी, ठंडी हवा चलेगी। ठंडी हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, शीत लहर, क्या बोलते हैं, शीत लहर बोला जाता है। तो जहां पर ठंडी पड़ेगी वहां पर शीत लहर चलेगी, जिन जिन राज्यों में अगर ठंडी ज्यादा पड़ेगी जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, कश्मीर है,
ठीक है, इन राज्यों में शीतलहर खूब चलती है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे लू कहाँ-कहाँ पर चलती है, तो यूपी, बिहार या हम बात करें जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, यहाँ पर बड़ी लू चलती है या ठंड गर्म हवाएँ चलती हैं, ठीक है? खासकर दक्षिण के राज्यों में ज़्यादातर चलती है। तो ये रेखा चित्र यानी कौन-कौन सी ऐसी आपदाएँ हैं, जो खास तौर से भारत के किन-किन राज्यों में आती हैं, या रेखा चित्र यानी जैसे इंडिया का मैप बनाओ तो कौन-कौन सी आपदा कहाँ-कहाँ पर आएगी, उसी को लोग हम बोलते हैं रेखा चित्र। यानी जैसे भूकंप आपदा कहाँ सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है? सुनामी अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगी, बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आ सकती है, तो क्या है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा चित्र बोलते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो अगर आप देखोगे ना, चैप्टर नंबर 4 समाप्त हो गया। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है जी? हमारा जो चैप्टर आएगा देखिएगा क्या है, चैप्टर नंबर 5, यूनिट नंबर 5 क्या देखिएगा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन नीति। क्या है, आपदा प्रबंधन नीति और संस्थागत व्यवस्था। यानी जो आपदाएं आती हैं वो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे भारत में 2004 में सुनामी आई थी, और 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसके बाद हमारे देश में आपदा प्रबंधन को लेकर के बहुत सारी नीतियां बनी थी, कानून बने हैं। तो क्या है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या आ सकता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके उसी पर अगर आप देखेंगे केंद्र एवं राज्य सरकारों की भूमिका, यानी जो हमारी केंद्र सरकार है, जो हमारी राज्य सरकार है, वो किस प्रकार से आपदाओं को रोकने में काम करती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपदा प्रबंधन, हमारी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति है, उसको भी आपसे पूछा जा सकता है, 2009 और 2016 में जो बनी थी। तो हम लोग इसको थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो अगर आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 बना है, ठीक है? देखिएगा, खास तौर से हम लोग अगर इसकी बात करें, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसमें क्या किया गया था, खास तौर से इसमें एनडीएम किया, ठीक है? आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना की गई है, ठीक है? और हमारा जो गृह मंत्रालय है, ये पूरी तरह से क्या करेगा, आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी लेगा। यानी जिसको हम गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री बोलते हैं, यह आपदा प्रबंधन के लिए काम करेगा। दूसरा, हमारे जो मंत्रालय हैं, जो हमारे विभाग हैं, वो नेशनल लेवल पर क्या करेंगे, आपदाओं को रोकने के लिए काम करेंगे, ठीक है? साथ ही साथ अगर कहीं पर कोई आपदा आती तो वहां पर राहत कोष चलेगा। बड़ा राहत यानी लोगों को मदद करने के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और देश स्तर पर काम किया जाएगा। यही हमारा अगर आप देखेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, ठीक है? उसके बाद आप देखें कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें किस प्रकार से आपदा को आपदा प्रबंधन के लिए काम करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका, यानी आपदा प्रबंधन में जो हमारी केंद्र सरकारें हैं, जो हमारी राज्य सरकारें, इनकी भूमिका कैसे रहती है। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री है, वो क्या करता है, आपदा प्रबंधन की रोकथाम के लिए काम करता है, ठीक है। जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, उसका काम क्या, अगर कहीं पर भी आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन के लिए क्या करेगा, काम करेगा। साथ ही साथ हमारी जो केंद्र सरकार होगी, केंद्र में जिसकी सरकार है, अभी प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर हम लोग गृह मंत्रालय की बात करें तो उसमें अमित शाह मंत्री हैं। तो खास तौर से अगर भारत में अगर अभी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो नरेंद्र मोदी राज्य होगी, केंद्र सरकार होगी, और अमित शाह जो हैं वह उस प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए काम करेंगे। हमारी जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार जो होती है उसने बना रखा है। और केंद्र सरकार जो आपदा प्रबंधन करेगी, जो मंत्रालय है, खास तौर से कुछ मंत्रालय हैं, जैसे अगर आप देखोगे हमारा आपदा प्रबंधन के लिए कौन कौन से, जैसे अगर आप देखोगे हमारा गृह मंत्रालय है, आपदा प्रबंधन के लिए काम करेगा। कृषि मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, वन मंत्रालय है, ठीक है, भूवैज्ञानिक मंत्रालय है, जल मंत्रालय है, रेलवे है। ये सारे जो हमारे मंत्रालय है, आपदा प्रबंधन को रोकने में क्या करते हैं, बड़ी भूमिका निभाते हैं, कुछ मंत्रालय हैं। उसी प्रकार से हमारी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन नीति है। अगर आप देखेंगे तो खतरे से निपटने के लिए हमने क्या कर रखा, केंद्रीय प्रबंधन मंत्रालय बना रखा। ये भी क्या करेगा, मदद करेगा। यानी ये सरकार के कुछ मंत्रालय हैं जो केंद्र सरकार आपदा को रोकने के लिए क्या करती है, काम करेगी। जैसे भाई हमारा गृह मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, भू विज्ञान मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय है, खनन और रेलवे जो है, यह भी क्या करेगा, आपदा प्रबंधन के लिए काम करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से सारे काम होते हैं। अगर हम बात करें जो हमारी राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें भी क्या करती हैं कि कहीं किसी भी राज्य में अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उस राज्य सरकारें जो होगी वह पूरी तरह से उस आपदा को रोकने के लिए क्या करेगी, काम करेगी। जिस राज्य में वो आपदा आएगी, और आपदा अधिनियम 2005 में इसको बात किया गया था कि जो राज्य सरकारें होंगी वो आपदा को रोकने के लिए अपने कदम उठा सकती हैं, ठीक है। उनको कोई भी
काम करना है तो स्वतंत्र रूप से उस आपदा को रोकने के लिए राज्य सरकारें काम करेगी। किसी भी राज्य में अगर भूकंप आता है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, चक्रवात आता है, तूफान आता है, कुछ भी आता है, किसी प्रकार का भी अगर आपदा आती है तो उस आपदा को रोकने में राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होगी। राज्य सरकार जो है जिला प्रशासन और कह सकते हैं जो उसका जिला प्रशासन है, जो ब्लॉक स्तर के लोग हैं या उसके ज़रिए क्या करेगी, उसको रोकने का क्या करेगी, काम करेगी। तो राज्य राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वो भी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए क्या करेंगे, हमेशा कार्यरत रहेंगे। जो जिला स्तर है, जिला प्रशासन, जिला स्तर है, खास जो डीएम उएम होते हैं ना, ये लोग भी खास तौर से आपदा को रोकने के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, ये बनाया गया था। राज्य सरकार की तरफ से मिलकर के काम करेगा जिला प्रशासन। किसी भी जिले में अगर प्राकृतिक आपदा है, तो उस जिले का जो प्रशासन होगा, वहाँ का जो डीएम उएम होगा या वहाँ के जो बड़े-बड़े अधिकारी होंगे, वह उस आपदा को रोकने में क्या करेंगे, अपना काम देख रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, उसी प्रकार से हमारे कुछ मंत्रालय हैं, कुछ संस्थाएँ हैं, जो खास तौर से आपदा को रोकने के काम करती हैं। हमारी अगर आप देखो जो सैनिक बल है, ठीक है? जो आर्म्ड फोर्स है, सैनिक कहीं पर भी आपदा आती है तो आप देखो हमारे जो सेना है, सेना बड़ा राहत और बचाव कार्य करती है, अगर आप देखेंगे। कहीं पर भी अगर भारत में प्राकृतिक आपदा है तो हमारी जो सेना है, जो आर्म्ड फोर्स है, सैनिक बल है, वह हमेशा प्राकृतिक आपदा को बचाने के लिए हमेशा आगे आते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के लोगों को लगाया जाता है, ठीक है? जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जिसको हम लोग सीआरपीएफ बोलते हैं, सीआरपीएफ भी क्या करेगा कि सीआरपीएफ जो है एनडीआरएफ के साथ मिल करके, ठीक है? एनडीआरएफ जो है खास तौर से हमारी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के सबसे बड़ी हमने संस्था बना रखी है। तो ये हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होगा, ये भी क्या करेगा यानी सीआरपीएफ के लोग एनडीआरएफ के साथ मिलकर के क्या करेंगे, राहत एवं बचाव कार्य को चलाते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से जो हमारी राज्य पुलिस है, अग्निशामक यंत्र है, होम गार्ड है, ये भी सब लोग मिलकर के क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे तो किसी भी आपदा को में क्या करते हैं, काम करेंगे। राज्य की जो पुलिस है वहाँ पर खास करके वहाँ पर जो जिसको हम लोग बोलते हैं अग्निशामक, ठीक है? फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, होम गार्ड डिपार्टमेंट है, ये सभी लोग मिलकर के क्या करेंगे, आपदा को रोकने में क्या करते हैं, काम करते हैं। ये सारी हमारी संस्थाएँ हैं, ठीक है? आपदा प्रबंधन रोकने में काम करती है। उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन नीति 2009 में क्या बनी थी? तो देखो आपदा प्रबंधन नीति 2009 में बना रखी है बिल्कुल नई नेशनल नीति हमारी राष्ट्रीय नीति है। उसमें क्या किया गया था, किसमें किया गया था कि आपदा को रोकने के लिए हम पूरी तरीके से काम करेंगे और संवेदनशील इलाकों को हम डिसाइड करेंगे कहाँ-कहाँ पर ज़्यादा आपदाएँ आ सकती हैं और लोगों का बचाव कार्य करेंगे। साथ ही साथ अब देखने कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो सरकार वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करती है। या उस आपदा को कम करने के आगे आती है। तो 2009 में नेशनल लेवल पर एक नीति बनी है, उस नीति को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे बात किया गया था यानी संवेदनशीलता के साथ क्या कहेगी सरकार काम करेगी, ठीक है? यानी उस आपदा से निपटने के लिए हमारी सरकारें काम करेगी 2009 में बना था। और 2016 में भी वही चीज़ें थी, आपदा से हम लोग कैसे निपट सकते हैं अगर कोई आपदा आती है, खास तौर से कोई भी आपदा है, ठीक है? निपटने के लिए सरकारें जो होंगी वो पंचायत के साथ मिलकर के, राज्य के साथ मिलकर के क्या करेंगी, आपदा को कंट्रोल करने का काम करेंगी, ठीक है? ये 2016 में एक नया रूल लेकर के आई थी केंद्र सरकार कि हम आपदा को कंट्रोल करने की हम पंचायतों की मदद लेंगे। यानी जो राज्य सरकारें हैं, जो जिला प्रशासन है, जो खास तौर से हमारी जो पंचायतें हैं, पंचायतों की मदद लेकर के हम काम करेंगे। यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, यातायात है, इन ज़रिए के क्या करेंगे, हम बचाव और राहत कार्य इनके ज़रिए हम क्या करेंगे एक प्रकार से भाई आपदा को कंट्रोल करने के काम करेंगे। इसमें से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इसको ज़रूर लिख कर के आना है, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है। क्या है देखिए चैप्टर नंबर 6 क्या है? तैयारी, रोकथाम, न्यूनीकरण, केंद्र बिंदु और वाला आपदा प्रबंधन चक्र, ठीक है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिएगा इसमें खास तौर से हमें लोगों को क्या देखना है? आपदा प्रबंधन तैयारी, ठीक है? क्या है? आपदा प्रबंधन तैयारी क्या है? या आपदा न्यूनीकरण। आपदा न्यूनीकरण का मतलब समझते हो कि हम लोग ऐसे क्या-क्या उपाय करें या क्या-क्या चीज़ें करें जिससे आपदा कम आए। आपदा न्यूनीकरण का मतलब होता है कि हमें कौन-कौन से ऐसे कदम उठाएँ जिससे आपदाएँ कम आएँ। आपदा तैयारी यानी आपदा को रोकने के लिए हमें किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं आपदा तैयारी, ठीक है? क्या बोलते हैं भाई हमारे? उसी को बोलते हैं आपदा तैयारी। आपदा न्यूनीकरण का मतलब होता है कि हम ऐसे कौन-कौन से उपाय करें, कौन-कौन सी चीज़ें करें जिससे आपदा कम आए। आपदा की रोकथाम करने के लिए हमें कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए, ठीक है? तो आपदा को रोकने के लिए हमें तमाम तरह के कदम उठाने चाहिए, उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ये जो आएगा उसी का हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपदा की तैयारी क्या है? देखो आपदा की तैयारी में खास तौर से देखिएगा क्या इसमें हम लोग बात करेंगे। आपदा आपदा की तैयारी के ढांचे क्या हैं? देखो, जो आपदा आती कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, खास तौर से चाहे क्षेत्रीय है
या राष्ट्रीय आपदा है। तो इसके लिए अगर हम काम करेंगे टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर सकते हैं, आपदा को कम कर सकते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में हम तथ्यागत दृष्टिकोण को उन्नत करने के लिए वार्तालाप, संवाद, सूचना, संयोजन, आदान-प्रदान, इन चीज़ों का सहयोग लेकर के हम आपदा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या आपदा को सीमित किया जा सकता है। ठीक है? आपातकालीन काम करके या जहाँ पर जाकर के हम आपदा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है? आपदा तैयारी क्या है? आपदा तैयारी का मतलब कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करते हैं? तो हमारी पहला है लक्ष्य मूलक तैयारी। तैयारी कैसे करते हैं आपदा को रोकने के लिए कौन सी तैयारी करेंगे? पहली जो पॉइंट बनेगा लक्ष्य मूलक तैयारी। यानी जो पशु हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ेगा और आपदा को रोकने के लिए हमें स्वास्थ्य संबंधी कई सारी योजनाएँ बनानी पड़ती है। आपदा को रोकने के लिए हमें पूरा मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा कि आपदा ना आए या उसको लेकर के चीज़ों को करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आपदा तैयारी। ठीक है? यानी उसका जैसे कहीं पर अगर कोई आपदा थी उसकी मैपिंग करना पड़ता है, उसकी योजना बनानी पड़ती है, वहाँ पर जो कार्यबल है हम उसको कैसे लगाना है, ठीक है? कार्यबल यानी खास तो जो मैन पावर है जो लोग आपदा को रोकेंगे, उसके लिए उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है? ट्रेनिंग देनी पड़ती है। आपदा को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना पड़ता है, ठीक है? लोगों को बताना पड़ता है। आपदा को रोकने के लिए लोगों की नई-नई भर्ती करनी पड़ती कर्मियों की ताकि आपदा को हम रिलीफ कैंप चला सकें, आपदा को रोकने के लिए, ठीक है? आपदा न्यूनीकरण का मतलब होता है कि भाई मेरे हम कोई भी जो हमारी प्राकृतिक आपदा आती है या मानव निर्मित आपदा, उस आपदा को हम कैसे कम कर सकते हैं या आपदा को कंट्रोल किया जा सकता है। न्यूनीकरण का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? न्यूनीकरण का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूनीकरण। ठीक है? कोई भी अगर आपदा आती है आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के कई सारे तरीके हैं। पहली बात है कंट्रोल कैसे कर सकते हैं भाई मेरे, हम हिदायत पहले से हम सावधान रहेंगे तो कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आ सकती है। खास तौर से जो मानव निर्मित आपदा है, उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा को उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जाता, फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मानव निर्मित जो आपदा आती है, जो मानव की गलती से हो रही है, तो वो तो हो सकती हैं। ठीक है? आपदा न्यूनीकरण का मतलब यानी हमें ऐसे कौन-कौन से कदम उठाएँ, जिससे आपदा को हम कन पहला जो है रचनात्मक दृष्टिकोण। रचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि हमारे जो योजना है, जैसे पुल है, बाँध है, भवन है, मार्ग है, ठीक है? इनको लेकर के कोई भी अगर आपदा आती है, तो हमें पुल ऐसे बनाएँ, भवन ऐसे बनाएँ कि अगर किसी प्रकार का अगर जोखिम खतरा भी होता है, जैसे कई बार होता है ना भाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, वहाँ के लोग पक्के घर नहीं बनाते, टेम्परेरी घर बनाते हैं। तो आपदा को रोकने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या है कि हम लोग जैसे हम पुल बनाते हैं, बाँध बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो हमें टेम्परेरी बनाना चाहिए, एक प्रकार से परमानेंट नहीं हमेशा, ठीक है? कि अगर कोई आपदा आती है, तो अगर नुकसान भी हो जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। देखो तुम सबने देखा हो कि जहाँ पर भूकंप आता है, जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे जापान-वापान में खूब बड़ा भूकंप आता है। तो जापान में जब इतना ज़्यादा भूकंप आता है, तो जापान में ना पक्के घर नहीं बनते, वहाँ पर घास-फूस के, लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं या लकड़ी का घर बनता है। ताकि क्या होता है कि भाई अगर कोई आपदा प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, तो क्या होगा कि एक प्रकार से ज़्यादा खतरा नुकसान नहीं होगा लोगों का। अरे भाई पक्का घर तुम्हारे ऊपर गिरे, बिल्डिंग गिरे और कहीं पर एक लकड़ी, घास-फूस का घर गिरे तो फ़र्क है। ठीक है? ये यानी ये क्या करता है इसको रचनात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है? गैर रचनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? गैर रचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि हम अगर कोई आपदा आती है उसको कैसे कम कर सकते हैं? लोगों में जागरूकता फैला करके, बीमा करके, ट्रेनिंग दे करके, प्रशिक्षण दे करके, चेतावनी दे करके, हम किसी भी आपदा को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ये क्या है? आपदा न्यूनीकरण यानी आप किसी भी प्राकृतिक आपदा को आप रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? चैप्टर नंबर 6 भी इसी के साथ हमारा समाप्त हो गया। जो-जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, उसको आप ज़रूर करके जाना। अगर आप इसको करके जाएँगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे जाएगा। अगला हमारा है आपदा राहत एवं अनुक्रिया। आपदा राहत क्या थी? कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है, तो वहाँ पर जो राहत बचाव कार्य लगता है, सरकारी तो यहाँ पर देखिए तो आपदा राहत के उपाय क्या है, कार्य पद्धति क्या है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या है? आपदा राहत के उपाय और कार्य पद्धति यानी 7.2 को हम लोग देखेंगे। ठीक है? देखिएगा, कहीं पर अगर कोई आपदा आती तो वहाँ पर राहत कैसे यानी पहला लोगों को निकालना। भाई मेरे अगर कहीं पर कोई आपदा आती है, तो जो लोग वहाँ पर फँस गए हैं, वहाँ से निकाल कर के उनको हम सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं। ये पहला राहत कार्य किया जाता है। कहीं पर भी कोई आपदा, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सुनामी आ गई है, तो जहाँ पर वो सुनामी है, जहाँ पर बाढ़ है, जहाँ पर भूकंप आया, जो आपदा आई है, वहाँ से लोगों को निकाल करके हम सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं। इसी को बोलते हैं निकासी।
कहीं पर अगर कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले काम क्या करो, अगर आपदा आ गई तो वहां से लोगों को निकाल करके आपको सुरक्षित स्थान तक ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को वहां से निकाल करके आपको क्या करना है, एक सेफ जगह है, यानी सेफ जगह यानी सुरक्षित स्थान तक ले जाना है, यानी निकासी करते हैं सबसे पहले। ठीक है। दूसरा होता है खोज और बचाव। कहीं पर अगर कोई आपदा आती ना, तो हम जैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग खो जाते हैं, ठीक है? जैसे लोग खो गए तो उनको ढूँढना पड़ेगा। दूसरा बचाव कार्य क्या होता है कि कहीं पर भी अगर कोई आपदा आ गई है, तो हमें लोगों को खोज करके वहाँ से निकालना पड़ेगा। दूसरा, लोगों को बचाना पड़ेगा, यानी लोगों को जा करके हमें क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने, यानी आप खोज कैसे करोगे? एरोप्लेन के ज़रिए करो। हवाई जहाज के जरिए, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है ना, तो एरोप्लेन से निगरानी की जाती है। ठीक है? ये खोज बचाव कार्य कैसे चलता है? यानी बहुत सारे लोगों को लगाया जाता है ताकि आपदा राहत की मदद यानी स्वयंसेवी कोई हमारे जो जैसे एनडीआरएफ है, हमारी सेना है, ये क्या करती है? बचाव या राहत कार्य चलाती है, खोजती है लोगों को। जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई तो भाई लोग कुछ बह गए, इधर-उधर हो गए तो उनको खोजना पड़ता है। दूसरा लोगों को हम लोग बचाते हैं। जैसे मान लो कोई आपदा में फँस गया तो उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। दूसरा बचाव कार्य क्या होता है? लोगों को खोजना, लोगों को खोज करके उनको सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं। दूसरा बचाने का काम करते हैं, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलता है, जिसमें हमारी सेना लगती है, एनडीआरएफ की टीम लगती है, हमारी पुलिस लगती है। ये क्या करती है? लोगों को यानी लोगों का जान बचाने की प्रयास किया जाता है कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है। ठीक है? हम लोग जान कैसे बचाएँ? इस लोगों को बोलते हैं। ठीक है? अगला आश्रय देना। कहीं पर मान लो अगर भूकंप आ गया है, भूस्खलन हो गया, चक्रवात आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर भी अगर कोई आ गई है तो हमें लोगों को बचा करके ना उनको आश्रय देना पड़ेगा। सुरक्षित स्थान तक ले जाना पड़ेगा और उनको वहाँ पर रखना पड़ेगा, वहाँ पर उनकी खाने-पीने की सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। भई मान लो कहीं पर भूकंप आ गया है या कहीं पर बाढ़ आ गई, तो लोगों को वहाँ से निकाला और उनको एक आश्रय देना पड़ेगा ना, उनको कहीं पर ठहराना पड़ेगा, वहाँ पर उनके कुछ दिन के लिए खाने-पीने की व्यवस्था देनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं आश्रय देना पड़ेगा। आश्रय यानी उनको एक स्थान देना पड़ेगा, यानी राहत कैंप चलाना पड़ेगा, एक कैंप लगाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं आश्रय। कई बार सुना राहत कैंप, बाढ़ के राहत कैंप लगते हैं, तो उनका उन लोगों को एक आश्रय देना पड़ेगा, चाहे हमारी ज़्यादातर राहत कैंप जो सरकार चलते हैं, सरकारी चलाती हैं, ठीक है? जैसे राहत कार्य में क्या होता है, जैसे मान लो कि उनकी निगरानी करना, तंबू लगा देना, ठीक है? या कोई तंबू तान करके उनको रखना, उनको खाना-पीना देना, ये क्या होता है, यही सारी चीज़ें क्या करती हैं, चलता है, ठीक है? जैसे कहीं पर अगर कोई मलबा आ गया, जैसे भूकंप तो मलबा आ जाता है, मलबा को हटाने का काम करते हैं, ठीक है? कहीं पर अगर राहत राहत एवं बचाव कार्य है, तो क्या होता है, राहत बचाव कार्य में अगर आप देखेंगे, तो लोगों को पानी देना, भोजन देना, चारे का वितरण, जो लोगों जैसे मान लो अगर कहीं पर बाढ़ आ गई है, तो वहाँ पर लोगों को क्या भोजन देने का काम किया जाता है, पानी देने का काम किया जाता है। अगर कहीं पर उनके उनके पशु हैं, तो पशुओं को भी एक प्रकार से चारा देने का काम किया जाता है। तो राहत एवं बचाव कार्य में क्या आता है कि लोगों को जाकर के भोजन दो, पानी दो, ठीक है? या पशु हैं तो उनको जाकर के क्या दिया जाता है, चारा दिया जाता है। या क्या राहत एवं बचाव कार्य में इस प्रकार के भी काम किए जाते हैं। अगर आप राहत एवं बचाव कार्य को देखोगे, तो उनको भोजन देना, पानी देना, चारे का वितरण करना, ये सारा काम होता है। जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई, तो वहाँ पर देखा नहीं एरोप्लेन से जाकर के लोगों को क्या देते हैं, खाने के पैकेट्स देते हैं। क्या देते हैं? खाने के पैकेट देते हैं, ठीक है? पानी देते हैं, फूड देते हैं, ठीक है? अगर कहीं पर कोई मलबा आ गया है, जैसे कहीं पर भूकंप-वूकंप आता है तो मलबा, तो जैसे भवन का मलबा है, पुल-वुल गिर गया है, घर गिर गया है, तो उसका मलबा हटा करके क्या करते हैं, साफ-सफाई करते हैं। तो मलबे की सफाई करके भी लोगों को कई बार निकाला जाता है। जैसे कहाँ पर लोग फँस-वस जाते हैं ना, जैसे गाड़ी-वाड़ी में देखो ना, अगर कहीं पर सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ पर मलबा आ जाता है, निकालते हैं। तो मलबा भी हटाने का काम किया जाता है, ये भी राहत एवं बचाव कार्य है। अगर कहीं पर सड़क दुर्घटना या कोई कहीं पर कोई आपदा आ गई है, जो घायल हैं, घायलों को निकाला जाता है और उनको अस्पताल तक राहत एवं बचाव कार्य इसी को बोलते हैं। यानी जो लोग घायल हो गए हैं, उनको ले जाकर के सरकारी अस्पताल में कहीं पर भी पीड़ितों को क्या किया जाता है, अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, इसी को बोलते हैं। घायलों को चिकित्सा पहुँचाने का काम क्या है, राहत एवं बचाव कार्य में ही आता है। क्या आगे देखेंगे, राहत एवं बचाव कार्य में आता है, जो लोग घायल हो गए हैं, उनको वहाँ से निकाल कर के ले जा साथ ही जात अगर किसी दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हो गई, तो वहाँ उनकी जो डेड बॉडी है, उनको निकाल करके भी अलग स्थान पर रखा जाता है, ठीक है? उनको निकाल क्योंकि अगर वहीं पर पड़ी रहेगी तो उसमें क्या गंध या बदबू है। मृतकों को भी निपटान करने का काम किया, कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है, अगर बहुत बड़ी संख्या में अगर लोगों की डेथ हुई है, तो उनके जो शव हैं, उसको भी ठिकाने लगाने का काम किया जाता है, ठीक है? अगर मृत पशुओं अगर कहीं पर कोई आपदा आती है, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में पशु की मौत होती है। तो पशुओं के जो पशु जो मर जाते हैं,
उनको भी एक प्रकार से एक जगह पर उनको दाह दफनाने उपनाने का काम किया जाता है, उनकी डेड बॉडी को हटा करके रखना पड़ता है। ये भी राहत एवं बचाव कार्य में ही चलता है। ठीक है? ये सारे काम चलते हैं भाई मेरे। राहत एवं बचाव कार्य में ये सब होता है। बचाव दल की सहायता करना, कई बार अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे कहीं पर कोई बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई, तो वहाँ पर हम हमें बचाव कार्य चलाना पड़ता है, लोगों को वहाँ से बचाना पड़ता है, यहाँ से निकालना पड़ता है। ये भी एक प्रकार का आपदा राहत ही चलता है, ठीक है? संपत्ति की सुरक्षा करना, यानी कहीं पर अगर कोई बहुत ज़्यादा आपदा आई, तो हम लोगों की क्या करते हैं, संपत्ति जो होती है, रुपया-पैसा जो उसको सुरक्षित करने का काम करते हैं। कहीं पर अगर कोई भी आपदा आती है, तो वहाँ पर सूचना प्रसारण करते हैं, अफ़वाह को फैलाने से रोकते हैं, लोगों को सूचित करते हैं, लोगों को निकालते हैं, ठीक है? इस प्रकार का काम भी क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो जिन चीज़ों हमने राहत एवं बचाव कार्य, आपदा राहत ही होता है ना भई, उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए क्या-क्या किया जाता है। इसको अच्छे से अगर आप हेडिंग बनाओगे ना, तो आराम से 4 पेज तो आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको 4 पेज ही लिखना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 भी देखेंगे, ये आपके लिए राहत वाला जो हमने बताया ना, राहत वाला इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आ सकता है, ठीक है? इसको कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट इसी के साथ आप देखोगे, तो हमारा चैप्टर नंबर 7 भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, वो रहेगा भाई मेरे चैप्टर नंबर 8, ठीक है? चलिए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 8, यूनिट नंबर 8 क्या है? क्षति का आकलन। क्या है चैप्टर नंबर 8 क्या है? अगर आप देखेंगे, तो क्षति का आकलन। भाई मेरे क्षति का आकलन का मतलब होता है कि अगर कहीं पर कोई आपदा आती है ना, तो हम उसको कैसे आकलन करें? क्षति आकलन बोलते हैं, यानी कितना उसमें जीवन की हानि हुई, कितने लोग मरे हैं, या पर्यावरण की कितनी हानि हुई, स्वास्थ्य पर कितने लोगों का प्रभाव पड़ा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षति आकलन। जैसे मान लो कहीं पर भूकंप आ गया है, तो भूकंप आने से कितनी लोगों की जानें गई, कितने लोगों को चोटें लगी, कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों के माँ-बाप भी छूट गए, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, यही है क्षति आकलन। जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ आने से कितना जीवन की हानि हुई है, कितनी फसलें बर्बाद हुई हैं, कितने घर बर्बाद हुए हैं, कितने लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, कि ये क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं क्षति आकलन। यानी प्राकृतिक आपदा आने के बाद कितना यानी एक प्रकार से कितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान का आकलन ही क्षति आकलन है। क्या यानी प्राकृतिक आपदा जब आ जाती कहीं पर कोई भी, तो उसको उस कितना नुकसान हुआ है। भाई मानव जीवन की कितना नुकसान हुआ, जैसे क्षति आकलन कैसे करते हैं? तो पहला क्षति आकलन क्या होता है कि कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, ये पहला क्षति आकलन होता है। कितने लोगों की जानें गई, जान और माल की कितनी हानि हुई। जान का यानी कितने लोग की जान, माल का मतलब यानी कितना कितना माल, यानी घर-बार, रुपया, पैसा कितना खराब, यानी जो खास जैसे घर है, कोई कंपनी है, गाड़ी है, इनका कितना नुकसान हुआ है। यानी पहले कितने लोगों की मृत्यु हुई है, और कितना माल की हानि हुई है। यानी खास तौर से जैसे घर गिर गया है, या गाड़ी खराब हो गई है, टूट गई है, या कितना ध्वस्त हो गया, इसको जान माल। ये आवासीय क्षति करते हैं, यानी कितने घर वर गिर गए, इसको आवासीय क्षति के रूप में करते हैं। दूसरा सामुदायिक क्षति, यानी समुदाय यानी सरकारी संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका भी आकलन किया जाता है। जैसे सरकारी संपत्ति है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, ठीक है, जो एक सौ बोलते हैं, यानी सरकारी संपत्ति कितना। पर्यावरण की क्षति, इसका भी आकलन किया जाता है। भाई मेरे कोई कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई है, तो हमारे पर्यावरण को, यानी हमारे नेचर को कितना नुकसान पहुंचा है, यह पर्यावरण की क्षति होती है। इसका भी आकलन हम लोग करते हैं, यानी इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा है, यह है पर्यावरण की क्षति। कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई है, क्या बोला, कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई है, तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। तो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा, इसका जब हम आकलन करते हैं, इसका जब अनुमान लगाते हैं, यह पर्यावरण क्षति के रूप में हम इसका कहते हैं। उसी प्रकार से आजीविका की क्षति, यानी कितना लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, तो लोगों की रोजी रोटी पर कितना प्रभाव पड़ा है, यानी उनकी नौकरी पर, उनकी जॉब पर, ठीक है, कितना प्रभाव पड़ा है, या उनके रुपए पैसे पर। आजीविका का मतलब यानी जैसे मान लो उनके पैसे की हानि हुई है, उनकी नौकरी चली गई है, या उनका खाना छिन गया है, या उनकी रोटी छिन गई है, इसको बोलते हैं आजीविका का आकलन। कहीं पर भी अगर कहीं पर अगर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, कोई भी अगर प्राकृतिक या मानव कोई भी आपदा आती है, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, तो वहां पर आजीविका का आकलन किया जाता है, यानी कितना नुकसान हुआ, यानी लोगों की रोटी रोजगार नौकरी का कितना नुकसान हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, आजीविका संबंधी आकलन किया जाता है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है, यानी कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो लोगों के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ा है, यानी लोग कितने बीमार हो गए हैं, कौन कौन सी बीमारियां उसके बाद फैलने। कई बार कोई कोई प्राकृतिक आपदा आने की वजह से बाढ़ आ जाती है ना, तो बाढ़ के बाद कई सारी बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है। कहीं कहीं पर देखा होगा अगर कोई
अप्राकृतिक आपदा आती है तो वहां पर लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हेल्थ। तो कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ा, इसका भी आकलन किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्षति आकलन, यानी कितना नुकसान हुआ, नुकसान का आकलन का, नुकसान का आकलन ही करना क्या, क्षति, क्षति मतलब वही था भाई मेरे, नुकसान हो जाना। तो कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हमें कई प्रकार के नुकसान होते हैं, कई प्रकार की क्षति होती है, तो क्षति आकलन किया जाता है स्वास्थ्य पर लोगों का। उसी प्रकार से आपदा के मनोवैज्ञानिक, यानी लोगों पर दिमागी क्या असर पड़ा है। कहीं पर जैसे बाढ़ आती है, सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो लोगों में कितना डर का माहौल है, यानी उनका मनोवैज्ञानिक के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है और उनके माइंड पर उसका कितना घातक प्रभाव पड़ा है, इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आकलन किया जाता है। और कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो महिलाओं पर कितना प्रभाव पड़ा है, उनको किस प्रकार की समस्याएं आई है, उनको उनका कितना नुकसान हुआ है, महिलाओं का आकलन अलग प्रकार से किया जाता है। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे मानव निर्मित आपदा हो, किसी प्रकार की आपदा है, हर आपदा में महिलाओं को कितना नुकसान हो रहा है, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, क्षति आकलन करते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आती है, क्या बोला, अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे हमारी महिलाओं को कितना नुकसान हो रहा है या कितना नुकसान पड़ा है, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, क्षति आकलन किया जाता है। महिलाओं को अलग प्रकार से किया जाता है, यही क्षति आकलन है। क्षति आकलन एक प्रकार से होता है प्राकृतिक आपदा आने के बाद कितना नुकसान हुआ है, कितना प्रभाव पड़ा है, यही हमारा क्या क्षति आकलन होता है। और इसको अलग अलग प्रकार से करते हैं, अलग अलग प्रकार से चीजों का किया जाता है, क्षति आकलन किया जाता है, कितना नुकसान पहुंचा, पर्यावरण को कितनी हानि हुई है, स्वास्थ्य को कितनी हानि हुई है, मनोवैज्ञानिक कितना असर पड़ा है, यही हमारा क्या होता है, क्षति आकलन। इसी का आप देखेंगे यार, आपका चैप्टर नंबर 8 जो है ये भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 9 में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 9 देखिएगा क्या है। चैप्टर नंबर 9 आपका रहेगा पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान। भाई मेरे कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है ना तो लोगों का पुनर्वास करना पड़ता है, यानी एक स्थान से निकाल करके उनके दूसरे स्थान पर उनको बसाना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुनर्वास। जैसे मान लो कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा, ध्यान सुना, कहीं पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई, कहीं पर जैसे बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, तो वहां से लोगों को निकाल करके उनको दूसरे स्थान पर जब ले जाकर के वहां पर बसाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्वास। ठीक है, जैसे मान लो कि कहीं पर भूकंप आ गया, ठीक है, या कहीं पर बाढ़ आ गई, तो भाई मेरे जहां पर बाढ़ आई, जहां पर भूकंप आया, जहां पर कुछ सुनामी आ गई है, वहां से हम लोगों को निकालेंगे, उनको जिस सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, वहां पर कुछ दिन, इसी को बोलता है पुनर्वास। और जहां पर उनको ले गए उनको बसाना पड़ेगा, उनको आर्थिक रूप से उनको कुछ देना पड़ेगा, भौतिक रूप से, या उनको एक प्रकार से पुनर्वास करने में थोड़ा समय लगता है। कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोगों को निकाल करके जब हम सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं या सेफ सेफ स्थान पर ले जाते हैं, उनको वहां पर रखते हैं, खाने पीने की सुविधाएं करवाते हैं, सारी चीजें करते हैं, यही हमारा क्या होता है, पुनर्वास होता है। यही क्या है, पुनर्वास, इसको हम बोलते हैं। जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई, जैसे बिहार में बाढ़ आ गई है, या असम में बाढ़ आ गई, केरल में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने के बाद क्या करते हैं, हम लोगों को वहां से निकालते हैं, ठीक है। भाई लोगों को जब आप निकालोगे तो कहीं पर ले जाओगे, जहां पर ले जाओगे उनको बसाओगे, वहां पर भी उनके रोटी के, नौकरी के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, घर घर का भी तो उनका जुगाड़ करना पड़ेगा, कहाँ पर रहेंगे, ठीक है। यही क्या हमारा आता, पूरा पुनर्वास बोलते हैं। पुनर्निर्माण क्या होता है, पुनर्निर्माण, जैसे मान लो कहीं पर अगर कोई आपदा आ गई है, कहीं पर कोई आपदा आ गई, तो उस आपदा से जितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की दोबारा हम भरपाई जब करते हैं, जैसे मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आई, भाई मेरे घर वर सब गिर गए, तो दोबारा जब घर वर को बनाया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब होता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है उसको जब ठीक किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्निर्माण होना। जैसे मान लो कि कहीं पर अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो घर गिर गए हैं या कोई मकान ढह गया, तो उस घरों को और मकानों को जब बनाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुनर्निर्माण। जैसे मान लो कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आई है, वहां पर आर्थिक ढांचा जो है, या जहां पर पूरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, सड़क, भवन सब टूट फूट गया है, जब दोबारा वो बनेगा, कि बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्निर्माण कहा जाता है। यानी दोबारा जब हम उसका निर्माण करते हैं, यही पुनर्निर्माण की कैटेगरी में आता है, दोबारा जब उसको बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आपदा, उसी प्रकार से पुनर्निर्माण में कितना पैसा खर्च होता है। भाई कहीं पर बाढ़ आई है, कहीं पर भूकंप आया है, कहीं पर सुनामी आई है, तो भूकंप सुनामी से जो नुकसान हुआ है, दोबारा जब लोग चीजों को बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है, ये भी पुनर्निर्माण में गिना जाता है। भाई पुनर्निर्माण में पैसा बहुत लगता है। भाई स्कूल कॉलेज, मान लो कहीं पर भूकंप आ गया, सब तहस नहस हो गया, तो दोबारा वहां पर जो चीजें बनाई जाएगी,
दोबारा वहां पर जो चीजें बनाई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्निर्माण कहते हैं। ठीक है, उसी वही हमारा क्या होता है, पुनर्निर्माण होता है, पुनर्निर्माण कहा जाता है। कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो उससे जो नुकसान हुआ है, दोबारा वहां की चीजों को जब बनाया जाता है, जब ठीक किया जाता है, वहां का पूरा ढांचा जब बनाओगे, वहां स्कूल बनाओगे, कॉलेज बनाओगे, घर बनाओगे, इमारत बनाओगे, अस्पताल बनाओगे, ये सब जब बनाओगे, ये पुनर्निर्माण है। दूसरा, वहां को पुनर्निर्माण में कितना खर्चा आ रहा है, कितना पैसा लग रहा है, ये भी पुनर्निर्माण में ही हम इसको लोग करते हैं, पुनर्निर्माण कहा जाता है। ठीक है, यानी पुनर्वास और पुनर्निर्माण दो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, पुनर्वास या पुनर्निर्माण, और ये आपका 10 नंबर में आने की संभावना रहेगी। ठीक है, पुनर्वास और पुनर्निर्माण वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे 10 नंबर में आ सकता है, और दोनों बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल आप कर नहीं पाएंगे पुनर्निर्माण, ठीक, पुनर्वास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको जरूर करके जाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 9 भी क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। इसी के साथ चलिएगा अगले चैप्टर पर लेते चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या है हमारा, जो क्या देखेगा क्या है, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 10वां हमारा क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है। तो खास देखो, जलवायु परिवर्तन जैसे मौसम क्या, देखो भाई मौसम समय समय पर बदलता रहता है। ठीक है, मौसम समय समय पर बदलता रहता है, अभी पानी बरस रहा है, फिर धूप निकल जाएगी। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मौसम। लेकिन जो जलवायु होती है बहुत लंबे समय के बाद बदलती है। जलवायु जो है ना 20-25 साल के बाद बदलती है, और कहीं पर अगर जलवायु बदल जाती है तो उसका बड़ा हानि होती है। जैसे मान लो कहीं पर ठंडी ज्यादा पड़ती है, ठीक है, मान लो कहीं पर ठंड ज्यादा पड़ती है, लेकिन वहां की जब जलवायु परिवर्तन होगा ना, तो वहां पर धीरे 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 करके ठंडी जो पड़नी होगी कम हो जाएगी। और ऐसा अगर कहीं पर होता है तो वहां के लोगों के लिए, वहां की वनस्पति के लिए, वहां के पौधों के लिए, वहां के जानवरों के लिए ये बड़ा हानिकारक होता है। जलवायु, जलवायु का इशू को हम लोग बोलते हैं जलवायु, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो जाना, यानी पूरा जलवायु। जैसे मान लो जलवायु परिवर्तन में उसे कहते हैं, जैसे मान लो कहीं पर गर्मी पड़ती है, ठीक है, अब धीरे धीरे वहां पर अगर जलवायु बदल गई, गर्मी पड़ना कम हो गई, या गर्मी पड़नी ज्यादा हो गई, ठीक है, या गर्मी नहीं, गर्मी पड़ती ही नहीं, अब ठंडी पड़ने लग गई, ये क्या होता है कि वहां के लिए बड़ा खतरनाक होता है। जैसे मान लो कि भारत में जहां जहां पर ठंडी पड़ती है, जान लो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर ठंड पड़ती है, अगर इन राज्यों में बिल्कुल ठंडी खत्म हो जाए तो भाई मेरे, अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पर जो गेहूं होता है, जो ठंड के मौसम में जो फसलें होती है होनी बंद हो जाएंगी। क्या होगा, जलवायु परिवर्तन से कह सकते हैं कि बहुत व्यापक असर पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जलवायु। और जलवायु परिवर्तन जो होता है 1-2 साल में नहीं होता है, बल्कि लंबी प्रक्रिया होती है, एक 50-60 साल लग जाते हैं कहीं की जलवायु बदलने में। और जलवायु परिवर्तन क्या बहुत खतरनाक माना जाता है जलवायु, ये कह सकते हैं पूरी दुनिया में अगर बताऊं ना, पूरी दुनिया में प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी समस्याओं में जलवायु परिवर्तन है। इंटरनेशनल समस्या जलवायु परिवर्तन। भाई मौसम तो बदलता रहता है, अभी पानी बरसा, फिर धूप हो गई, फिर धूप निकल गई, ये मौसम है, इसको हम लोग बोलते हैं मौसम। लेकिन जलवायु जो होती है वो एक दो दिन की बात नहीं, 1-2 घंटे की बात नहीं है, बल्कि अगर जलवायु बदलेगी तो लंबा समय लगेगा, 40 साल, 30 साल, 35 साल जलवायु को बदलने में लगता है। ठीक है, अगर जलवायु बदल गई तो वहां पर जैसे मान लो कहीं पर गर्मी पड़ती थी, गर्मी पड़ना कम हो जाए या खत्म हो जाए या बढ़ जाए गर्मी पड़ना, इसको बोलते हैं जलवायु बदल जाना। तो एक एक जैसा मौसम रहता था उसमें जो लोग रहते थे उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, इसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। मान लो कहीं किसी देश में ठंडी पड़ती थी अच्छी खासी, जैसे हमारे देश भारत है, तो हमारे देश में ठंडी पड़ती थी, और हमारे देश में अगर ठंडी पड़ना बिल्कुल खत्म हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा, ठंड के मौसम में जो फसलें होती हैं, या हम लोगों का जो एक बॉडी का टेम्परेचर है या शरीर का जो चीज है, अगर वैसा नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोगों को भी तमाम तरह की बीमारी होगी। जहां पर जलवायु परिवर्तन होगा वहां पर पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, सबके हेल्थ पर असर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन से नई नई बीमारियां होंगी, और जलवायु परिवर्तन अगर होगा, जो फसलें उस मौसम में होती थी, जान लो अगर ठंडी पड़ती थी, ठंडी पड़ना बंद हो गई, तो ठंडी में जो फसलें होती थी वह होना ही बंद हो जाएंगी। इससे हमारे पूरे क्लाइमेट यानी जलवायु पर ये जलवायु परिवर्तन है। मौसम तो होता, मौसम तो समय समय पर बदलता रहता है, एक एक घंटे मौसम तो घंटों घंटों बदलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कहीं पर जलवायु बदली, इसलिए जलवायु परिवर्तन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ करके जाना, या जरूर सकता है 10 या 20 नंबर में। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, जलवायु परिवर्तन हो जाना, क्लाइमेट का बदल जाना, ये बहुत नुकसानदायक होता है। जैसे मैंने बताया पूरी दुनिया के लिए आज के समय ना, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा विषय, या कह सकते हो भाई मेरे सबसे बड़ा टॉपिक आज पूरी दुनिया में अगर कुछ बना है तो वह जलवायु परिवर्तन ही बना है।
ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 में आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। इसमें खास तौर से जलवायु परिवर्तन को समझना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10.3 और जलवायु परिवर्तन होता क्या है, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? देखो, मौसम तो दिन प्रतिदिन बदलता है, उससे वो कोई बात नहीं होती है, लेकिन जलवायु लंबे समय के बाद जलवायु परिवर्तन के अनेक अर्थ होते हैं, यानी और लंबी प्रक्रिया के बाद बदलती है, जहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, या कह सकते हैं कि अगर वायुमंडल में कोई बड़ा बदलाव आता है, वो जलवायु परिवर्तन को बताता है। जलवायु परिवर्तन का स्वरूप क्या है? जैसे जलवायु परिवर्तन स्वरूप बता रखे हैं, ठीक है? तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ा? भाई कहीं पर भी अगर जलवायु पर तो लगभग देखो ना, 50 वर्षों से अधिक मानव क्रिया, विशेषकर जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक, यानी 50-60 साल लग जाता जलवायु को बदलने में। अगर ये बदल जाती ना, तो यानी कहीं पर अगर ठंडी पड़ती तो ठंडी पड़ना कम हो जाएगी, या गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ना कम हो जाएगी। तो जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, अगर आप देखोगे ना, तो तापमान का बढ़ जाना, जलवायु अगर कहीं पर बदलती तो एक रंजन तापमान का बढ़ जाना या तापमान का घट जाना, क्या होती है? ये जलवायु परिवर्तन है। भाई कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि अगर कहीं पर तापमान, ठीक है, कहीं पर अगर तापमान घट रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब जलवायु परिवर्तन है। अम्ल वर्षा, अगर जलवायु परिवर्तन, अम्ल वर्षा होगी, ठीक है, यानी नाइट्रिक और एसिड जो अम्ल होते हैं उनकी बारिश होती है, अम्ल वर्षा होती है जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। ओजोन परत में छेद हो जाता है, अगर कहीं पर जलवायु पर, तुम सबने सुना भी होगा ना भाई मेरे, ओजोन परत में छेद हो गया, ओजोन परत में छेद होगा, तो जलवायु, अगर जलवायु बदलेगी तो क्या हो जाएगा, हमारी जो ओजोन परत है, क्या है, हमारी जो ओजोन परत है, इस पर क्या पड़ेगा, हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अगर ओजोन परत में छेद हो जाएगा तो क्या होगा, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जो खराब किरणें हैं, वो सीधा हम लोगों पर पड़ेंगी, तो हम लोगों को कई बीमारी। तो जलवायु परिवर्तन से क्या था, ओजोन परत में छेद हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हुआ तो ओजोन परत में छेद हो जाएगा। परमाणु घटनाएं भी होंगी, अगर जलवायु बदली तो परमाणु घटनाएं भी होगी और विध्वंसक घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। मानव के लिए बहुत मुश्किल होगा अगर परमाणु घटनाएं होंगी, ठीक है। ये जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता क्या है? तो जलवायु परिवर्तन अगर होता ना, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनके लिए अगर कह सकते हो, उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर मौसम में कोई न कोई जीव रहता है, उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर वहाँ पर गर्मी पड़ जाए, कहीं पर गर्मी पड़ जाए, कहीं पर ठंडी ज़्यादा पड़ने लग जाए, जलवायु बदल जाए, तो वहाँ के जो जीव हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके लिए तो भाई मेरे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुष्कर हो जाएगा, वो लोग वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। तो जलवायु परिवर्तन क्या करता है, इन लोगों को बड़ा भारी नुकसान पहुँचाता है। अगर आप देखेंगे, जो हमारे पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जो जानवर्स होते हैं, जो मिल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनको एक प्रकार से, और जलवायु परिवर्तन को हम ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकार से, ग्लोबल वार्मिंग तापमान का बढ़ जाना। जलवायु परिवर्तन में ज़्यादातर हम बात करते हैं तापमान। जैसे आप देखोगे ना, पहले हमारे देश में भाई मेरे खूब ठंडी पड़ती थी। अगर मैं तुमको बताऊँ, पहले हमारे देश में ना बोला जाता 4 महीने गर्मी पड़ती है, 4 महीने ठंडी पड़ती है, 4 महीने बरसात पड़ती है, टोटल 12 महीने। लेकिन अब देखो ना, अब आप देखो ना, आप अगर भारत में देखोगे, जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा, पंजाब है, दिल्ली है, राजस्थान है, अगर आप यहाँ से हैं, तो देखोगे तो अब हमारे देश में सिर्फ 2 महीने ठंडी पड़ती है। एक तो दिसंबर में ठंडी पड़ती है और एक जनवरी में ठंडी पड़ती है। बाकी 10 महीने तो गर्मी-गर्मी पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन का ही तो प्रभाव है कि लगातार टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। अगर भाई अगर ठंडी नहीं पड़ेगी, तो ठंडी के मौसम में जो फसलें होती हैं, जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, वो बंद हो जाएँगी, वो नहीं उपजेगा और हम लोगों के शरीर पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भाई जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी नहीं, तो हम लोगों को भी नई-नई बीमारियाँ हो जाएँगी, भयंकर-भयंकर बीमारी होने लग जाएँगी। क्या होगा? ये सारा जलवायु परिवर्तन का ही क्या है? खतरा है। तो जलवायु परिवर्तन जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, या आम सबके लिए क्या है? हानिकारक है, खतरनाक है। तो चैप्टर नंबर जो आपका 10 है, जलवायु परिवर्तन, इससे आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है? इसको भी करके ज़रूर जाना, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? देखिएगा चैप्टर नंबर 11 क्या है? चैप्टर नंबर 11 या चैप्टर नंबर 11 क्या रहेगा? आपदा और विकास। क्या है? आपदा और विकास। तो खास तौर से जैसे आपदा आती है और अभी इसका विकास होता है। यानी जो आपदाएँ आ रही हैं, वो आपदाएँ होना कम हो जाएँ, या आपदाओं को रोकने के लिए नए-नए कार्यक्रम चलाए जाएँ, नई-नई चीज़ें चलाएँ, इसको हम लोग बोलते हैं आपदा और विकास बोलते हैं। ठीक है? इसमें खास तौर से अगर आपको जो करना, आपदा और विकास करके चले जाना। चैप्टर नंबर 11 में अगर जो आपको पढ़ना होगा या आने की अगर संभावना है, आपदा और विकास आ सकता है। खास तौर से 10 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन-सा? जैसे आपसे पूछ लेगा आपदा और विकास, ठीक है? क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब मैं उसमें बना रहा था, तो उसमें 10-10 में भी 2 क्वेश्चन पूछता। तो 10 क्वेश्चन में आपदा आ सकती है, आपदा और विकास आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपका जो चैप्टर नंबर 11 है ना, इसमें से आपदा और विकास, ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये भाई पूछा जा सकता है। इसके आने की अगर आप देखेंगे, तो ज़्यादातर संभावनाएँ बनी हैं। आपदा और विकास में क्या संबंध है?
ठीक है, ये जरूर आ सकता है, इसको करके जाना है खास से चैप्टर नंबर 11 में। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट ना मैं उनको बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपदा और विकास करके जाना है, इसमें 2 चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है? आपदा और विकास को, इन दोनों को जरूर कवर करके जाना, ये आ सकता है, ठीक है? इसी के साथ देखेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 11 रहेगा ना, चैप्टर नंबर 11 क्या होगा? हमारा समाप्त हो गया। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, उसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा अगले चैप्टर में। चलो देखिएगा क्या है, चैप्टर नंबर 12 क्या है? पारंपरिक मूल ज्ञान की प्रासंगिकता। ये भी चैप्टर अगर आप देखेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको भी आपको करके जाना काफी जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछा जरूर जा सकता है। इसमें जैसे अगर हम देखेंगे पारंपरिक मूल ज्ञान होता क्या है, ये पूछ सकता है कि पारंपरिक मूल ज्ञान क्या है, ठीक है? ये आ सकता है पारंपरिक मूल ज्ञान, ठीक है? चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये पारंपरिक मूल ज्ञान है क्या। देखो, पारंपरिक मूल ज्ञान को अपने आप में पारंपरिक व स्थानीय ज्ञान है, जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं की विशिष्ट पारंपरिक मूल ज्ञान का, यानी किसी क्षेत्र के बारे में अगर आपको जानकारी है, इसको हम बोलते हैं पारंपरिक मूल ज्ञान। जैसे कोई इलाका है, ठीक है, जैसे कोई क्षेत्र है, कोई इलाका है, उस क्षेत्र या इलाके के बारे में अगर आपको जानकारी है, उसी को हम लोग बोलते हैं पारंपरिक मूल ज्ञान बोलते हैं। पारंपरिक मूल ज्ञान शब्द इस विचार से लिया गया है कि भूतपूर्व अनुभव के आधार पर स्थानीय को अपनी स्थिति और इतिहास का ज्ञान है। यानी कह रहे हैं कि पारंपरिक मूल ज्ञान का मतलब होता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ की जो पहले चीजें हो चुकी हैं, उसके आधार पर अगर जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ आई थी, कहीं पर भूकंप आया था, तो एक समय जब आपके इलाके में जब बाढ़ आई थी, भूकंप आया था, वो आपने जो देखा था, अगर उसकी आपको जानकारी नॉलेज है उस समय क्या कैसे हुआ था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पारंपरिक मूल ज्ञान। तो कहीं पर भी अगर मान लो बाढ़ आती, भूकंप आता है, अगर वहाँ के लोगों को पहले से अगर उस चीज के बारे में जानकारी होती है, तो उस समस्या का समाधान या उस प्राकृतिक आपदा का समाधान करने में क्या रहता है, उनको काफी हेल्प होती, काफी मदद हो सकती। इसी को हम लोग बोलते हैं पारंपरिक मूल ज्ञान का होना। जैसे मान लो कि आपके इलाके में भूकंप आता है, ठीक है, तो आप भूकंप के आप कई बार आए, तो आप उससे क्या हो गया, आपकी जानकारी हो गई, इसी को हम लोग बोलते हैं पारंपरिक मूल। जैसे मान लो किसी इलाके में बाढ़ आती है, तो आप वहां जो बाढ़ आती है, तो बाढ़ से कैसे बच सकते हैं, बाढ़ से कैसे बात रचा, या उस वहाँ आप उससे कैसे संभल सकते हैं, इसको इसी को हम लोग, यानी कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक घटना घटती है, तो वहाँ की जो स्थानीय निवासी हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उस प्राकृतिक आपदा या उस प्राकृतिक घटना के बारे में, या कोई किसी प्रकार की आपदा रही, उस आपदा के बारे में अगर उनको नॉलेज हुआ है, अगर उनको जानकारी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारंपरिक मूल ज्ञान बोलते हैं। यानी कहीं पर बाढ़ आती, कहीं पर सुनामी आती, कहीं पर भूकंप आता, कहीं पर चक्रवात आता है, ठीक है, अगर उसके बारे में अगर आपकी नॉलेज है, यही पारंपरिक मूल ज्ञान है। और जब किसी कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, वहां के लोगों को अगर पारंपरिक मूल ज्ञान है, अगर उस चीजों के बारे में पहले से नॉलेज है, जानकारी है, तो उस प्राकृतिक आपदा क्या बोला, तब उस प्राकृतिक आपदा से निपटने में ज्यादा मदद हो सकती है। जैसे मान लो कि बिहार है, बिहार में हर साल बाढ़ आती है, तो बिहार के लोगों को अगर हर साल बाढ़ आती है, तो क्या रहेगा कि वो बाढ़ से निपटने के लिए आप देखेंगे तो उनको पहले से नॉलेज रहेगी, ठीक है। केरल हो, वहां पर सुनामी आती है, समुद्र का इलाका है, 2004 में वैसे सुनामी आई थी, तो 2004 में जब सुनामी आई थी, तब लोगों को पता है कि केरल में कैसे सुनामी, कितनी तबाही आई थी, ठीक है। तो क्या है, यही पारंपरिक मूल ज्ञान होता ना, कि भाई मेरे कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, उससे पहले वहां के स्थानीय लोगों को अगर ज्ञान है, नॉलेज है, जानकारी है, इसी को बोलते हैं पारंपरिक मूल ज्ञान। और इससे क्या होता है कि कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, अगर वहां के लोगों को पहले से पता है, तब हम उस प्राकृतिक आपदा को कम कर सकते हैं, जोखिम को कम करते हैं, जान माल की हानि कम होगी। जैसे मान लो कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, और लोगों को से पहले से पता है, तो वहां के लोग खुद को बचाने के लिए पहले से कई सारे तरीके अपना लेंगे, नॉलेज रहेगी। तो यही होता पारंपरिक मूल ज्ञान का होना। अगर पारंपरिक मूल ज्ञान रहेगा, तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जो लोगों पे खतरा है, जान माल का खतरा है, उनकी जान जा सकती है, जब कोई नुकसान भयंकर हो सकता है, अपनी जान को लोग बचा लेंगे, और उस खतरे को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर कहीं पर अगर जैसे मान लो सरकार को पता था फलाने इलाके में बाढ़ आएगी, या फलाने इलाके में भूकंप आएगा, तो वहां सरकार पहले ही लोगों को जाकर के अगर नॉलेज दे, उनको जागरूकता फैलाए, कैसे बचाव करना, कैसे क्या करना है, तो अगर अगर बाई चांस मान लो अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, तब लोग उससे बच सकते हैं, कुछ जाने जरूर बच सकती हैं, जो लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो पारंपरिक मूल ज्ञान ऐसा नहीं कि पहले से पता है,
और पारंपरिक यानी परंपरा के अनुसार आपको जो पता है, यानी किसी इलाके में अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस वहां के लोग ना अभ्यस्त हो जाते हैं, उनकी हैबिट बन जाती है। तो जहाँ के लोग जिस प्राकृतिक आपदा के अभ्यस्त बन गए, हैबिट बन गई है, उस प्राकृतिक आपदा से निपटना, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था भाई जापान में भूकंप आता है, तो जापान में भूकंप आता तो वहां के लोगों की हैबिट बन गई, तो उनको पता है कि जापान में भूकंप आता है, तो लोग क्या करते हैं वहां घर जो बनाएंगे, पक्के घर नहीं बनाएंगे, घास फूस का घर बनाएंगे या लकड़ी का घर बनाएंगे। अगर वहां पर भूकंप आता है तो हमेशा इस प्रकार से काम करेंगे, भूकंप आने से पहले वो बचाव कर सकें। तो यही है पारंपरिक मूल ज्ञान करना। किसी भी देश में, किसी भी इलाके में अगर वहां कोई प्राकृतिक आपदा आती है, वहां के लोगों के बारे में, उस आपदा के बारे में पहले से जानकारी है, तो वहां पर राहत एवं बचाव कार्य ज्यादा हो सकता है, या वहां पर जो खतरा है उस खतरे से आसानी से निपटा जा सकता है, या उस खतरे को कम किया जा सकता है, या वहां जान माल की हानि जो है कम हो सकती है। इसी को हम लोग बोलते हैं पारंपरिक मूल ज्ञान का होना। ठीक है, कोई जैसे पारंपरिक मूल ज्ञान क्या है, जैसे कहीं पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तुम सबने सुना कि जानवरों को पहले पता चल जाता है, कहीं पर तूफान आएगा, कहीं पर भूकंप आएगा, कहीं पर सुनामी आएगी, तो हमारे जो पशु हैं, जानवर हैं, इनको पहले पता चल जाता है। जैसे पशुओं और कुत्तों का रात में लगातार चिल्लाना, कुत्तों का दिन में भौंकना, कुत्तों का लगातार खुर्राना, ठीक है? या ये क्या मधुमक्खी जो है झुंड में चक्कर लगाती है। अगर आप देखें कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहाँ के जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनका व्यवहार बदल जाएगा। पशुओं को किसी भी प्राकृतिक आपदा का पहले आभास हो जाता है, पहले जानकारी। कहीं पर भी अगर आ रहा है, तो सबसे पहले जानों को आभास होता है। अन्य जैसे कई बार कहीं पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आने जैसे पेड़ों का मुड़ना, नहर जो होती है, नहरों में जंगली पौधा उगाना, ठीक है? यानी कहीं-कहीं पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है ना, तो जानवर भी क्या करते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं, भाई यहाँ इस प्रकार की आपदा है। तो पशु तो तुम सबने वैसे भी सुना होगा कि कहीं पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहाँ के जानवरों को पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर ऐसी आपदा आने वाली है ना? तो इससे ये भी क्या होती है, अगर इस प्रकार की अगर नॉलेज रहती है और वहाँ के लोगों को पहले से उस आपदा के बारे में, उस चीज़ के बारे में अगर पहले से पता रहता है, तो उन लोग राहत एवं बचाव कार्य क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं या आसानी से किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 12 में यही हमारे लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा और इसी से आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। चैप्टर नंबर 13 यानी चैप्टर नंबर 13, यूनिट नंबर 13 क्या है? समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का मतलब यानी कहीं पर अगर कोई आपदा आती है, उसको हम मैनेज कैसे करें? तो समुदाय आधारित का मतलब यानी पूरा समुदाय यानी पूरा ग्रुप, पूरा कम्युनिटी जो है, वह मिल करके किसी भी आपदा को क्या कर सकती है? कम कर सकती है। तो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन जो होता है, उसका जोखिम और आकलन और मूल्यांकन कैसे किया जाए? यानी 13.3 जो है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या कह रहा हूँ? समुदाय आधारित जो आपदा है, उसका आकलन और मूल्यांकन कैसे? समुदाय आधारित का मतलब जैसे कि जहाँ पर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, तो वहाँ का पूरा जो ग्रुप है, पूरा समुदाय है, अगर उस आपदा को कम करने के लिए या बचाने के लिए क्या करता है? काम करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन बोला जाता है। यानी पूरा जो कम्युनिटी है, पूरा जो ग्रुप है, पूरा जो संगठन है, वो मिल-जुल करके अगर काम करता है, इसी को क्या बोलते हैं? समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। मिल-जुल करके उस आपदा को रोकने के लिए जब हम लोग काम करते हैं, ठीक है? मिल-जुल करके एकजुट होकर के जब काम किया जाता है, उसी को बोलते हैं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। ठीक है? देखिएगा, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में चलिए देखो, ये रहा, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा क्या है? ठीक है? जैसे मान लो जो कोई संस्थान है, कोई कमेटी है, वो मिलकर के जब काम करती है उसी को, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन क्या होता है? ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको देख कर के ज़रूर जाना है। ये 20 नंबर में आ सकता है, ठीक है? कितने नंबर में आ सकता है? समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। देखो कहीं पर भी अगर आपदा आती है तो यानी हमारे जो सरकारें हैं, जैसे हमारी केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकार है, हमारी जिला स्तर पर जिला प्रशासन है, हमारा नगर पालिका है, हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जब ये सब मिल कर के किसी भी आपदा रोकने के लिए काम करती हैं, वही क्या होता है? समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। यानी कोई ग्रुप है या कोई संगठन है, किसी आपदा में अगर बचाव एवं राहत कार्य चलाता है, वो क्या होता है? समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन होता है। यानी हमारी जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जिला प्रशासन है, गाँव की पंचायत है, शहर में नगर निगम है, नगर पालिका है, ये लोग मिलजुल करके अगर किसी आपदा को कंट्रोल करते हैं, क्या है? यही होती है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। ठीक है? यानी पूरा समुदाय यानी पूरी कम्युनिटी मिल करके जब किसी प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा का सामना करती है या उसको कम करने के लिए प्रयास करती है,
वही क्या होती है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन होता है। ठीक है, मिलजुल करके यानी पूरा योजना बना करके जब किसी आपदा को कंट्रोल किया जाता है, वही क्या है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आ भी सकता है। यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 3 भी आपका, सॉरी चैप्टर नंबर 13 जो है ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला 2 चैप्टर और बचा हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसमें कौन कौन सा आ सकता है। 14 क्या है, आपदा प्रबंधन कार्य नीति। क्या है, आपदा प्रबंधन कार्य नीति, ये 14वां चैप्टर है। इसमें खास तौर से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपदा प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्य नीति क्या है। क्या है, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल और राष्ट्रीय कार्य नीति कौन कौन सी बनाई गई है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है, ये 14 पॉइंट जो 4 है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय यानी पूरी दुनिया में कौन कौन से नियम कानून बनाए गए कि आपदा को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे देश में, ठीक है, ये राष्ट्रीय यानी भारतीय हमारे देश में उसको लेकर के कौन कौन सी कार्य नीति बनाएगी कि हम आपदा को कैसे कंट्रोल करें। ये दो को जो है क्वेश्चन, आई क्वेश्चन जो होता है 14.4, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है 14.4 जो रहेगा। ठीक है, इसको चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो जो इसमें से आ सकता है। ठीक है, वैसे मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जो जो मैं समझा रहा हूँ अगर आप लोग इसको आसानी से समझ गए ना तो आपको काफी अच्छा हो जाएगा। देखिएगा, आपदा प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्य नीति क्या है। देखिएगा, पहला क्या है, आपदा प्रबंधन की कार्य नीति अंतरराष्ट्रीय उपाय किया गया है। तो 1990 में अगर आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दशक बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक सम्मेलन किया गया था जिसमें कुछ प्रमुख कार्य नीतियां हाल में ही बनाई गई हैं, किया गया है। दूसरा अगर देखोगे, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण यानी इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जो है उसको कम करने के लिए भी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो भी लगातार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। खास तौर से 1990 के दशक में इसको बनाया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक, इसको किया गया है। तीसरा कह सकते हैं, आपदा न्यूनीकरण के लिए योकोहोम कार्य नीति क्या है। योकोहोम क्या है, जापान में, क्योंकि जापान में तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदा थी, वहां पर भूकंप आता है, तो जापान जैसे देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, यूरोप के कई सारे देश हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपदा को कम करने के लिए या क्या किया था, योकोहामा योकोहामा में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में जो आपदाएं आती हैं उनको बचाने के लिए पूरा विश्व यानी पूरी दुनिया किस प्रकार से समर्थन करे, किस प्रकार से मदद करे, इसको लेकर के योकोहोम में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, यह 1994 में करवाया गया था और प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए किया गया था। योकोहोम जो सम्मेलन है यह क्या है, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए 1994 में जापान में किया गया था, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम किसी भी प्राकृतिक आपदा को कैसे कम कर सकते हैं, इसको लेकर के यहाँ पर बात की गई थी। आपदा न्यूनीकरण के लिए हाई योगो संरचना क्या है। हाई योगो क्या है, सन 2005 में कोबो हाई ओगो आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें योकोहोम कार्य नीति में अंतर और दूरी की पहचान की गई है। यह आपदा न्यूनीकरण के लिए हाई ओगो संरचना के ढांचे में प्रसिद्ध निर्माण किया गया है। इसका योजना इस परिकल्पना पर आधारित था कि आपदाओं का समुचित प्रबंधन के लिए जो आवश्यकताएं हैं, इसमें अधिक और व्यापक स्तर पर दृष्टिकोण और नीतियां को लेकर के बात की गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपदा न्यूनीकरण के लिए क्या किया गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेंड्राई संरचना की गई है। देखो, जून 2015 में सेंड्राई जापान में प्राकृतिक आपदा को न्यूनीकरण करने के लिए एक काम किया। ज्यादातर अगर आप देखें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना, जापान में ही सबसे ज्यादा भाई मेरे प्राकृतिक आपदा आती है, तो जापान का जो देश है वह प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा पहल करता है भाई, क्योंकि उनके देश में ज्यादा थी वही काम करते हैं। जैसे आपदा जोखिम को समझना, जापान ने क्या किया, सबसे पहले हमें आपदा को समझना, कैसी आपदा क्यों आती, कारण क्या है, फिर आपदा जो आती है इसका प्रबंधन करो, ना आए इसको कम करने के लिए हमें काम करना चाहिए, जापान कहता है। फिर जो आपदा आती है इसको जोखिम को कम करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी बात की गई है। या अगर कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो प्राकृतिक आपदा में रोकथाम यानी प्राकृतिक आपदा में राहत एवं बचाव कार्य कैसे चलाया जाए, इसके लिए भी हमें लोगों का पुनर्वास कैसे की जाए, पुनर्निर्माण कैसे कराया जाए, इसके लिए भी क्या है, इसमें काम किया गया है। ठीक है,
प्राकृतिक आपदा जो कार्य नीति है भारतीय संदर्भ में क्या है? यानी हमारे देश में अगर आप देखो तो हमारे देश में अगर आप देखोगे प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए देखो भारत में जो प्राकृतिक आपदा रोकने का काम है वह सरकारों का है। सरकारें खास तौर से चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारा जिला प्रशासन हो, चाहे हमारे ग्राम पंचायत हो, इनका काम है। साथ ही साथ जो गैर सरकारी संगठन है, प्रेजेंट टाइम में जो गैर सरकारी संगठन है, यह भी भारत में आपदा को रोकने के लिए तमाम तरह के क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन भारत में अगर आप देखोगे तो आपदा रोकने के लिए हमारी क्या है सरकारें, चाहे हमारी केंद्र सरकार है, चाहे हमारी राज्य सरकार है, यह ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपदा को रोकने के लिए हमेशा क्या रहती हैं, लगी रहती हैं। जैसे आप देखोगे लातूर में भूकंप आया था 1993 में, ठीक है? मोल्पा में भूस्खलन हुआ था, उड़ीसा में चक्रवात आया है, भुज में भूकंप आया था, ठीक है? सुनामी 2004 में हमारे देश में आई थी, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी 2013 में, केरल और चेन्नई में 2018 में खूब ज्यादा बाढ़ आई थी। तो ये क्या है? भारत में बहुत बड़ी आपदाएं आई हैं, ठीक है? इन आपदाओं को लेकर इसके बाद क्या हुआ था कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कृषि मंत्रालय जो हमारा है, कृषि मंत्रालय जो है वह हमेशा काम करता है। हमारा गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय कह सकते हो, ये क्या करता है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए क्या करता है, हमेशा काम करता है। कौन? हमारा कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर के क्या करती, काम करती हैं। और भारत में जो लातूर है, ठीक है? मालपो है, ठीक है? या भुज है, ठीक है? यहाँ पर जो भूकंप आए हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड की बाढ़ है, केरल में जब बाढ़ आई थी, ठीक है? उत्तराखंड में सुनामी आई थी। उत्तराखंड में अगर आप देखोगे बाढ़ 2013 में आई थी, उत्तराखंड में खूब आई थी और केरल, चेन्नई में 2018 में आई थी। तो इनको भी कम करने के लिए भारत सरकार ने हमारे देश में भी कई प्रकार के नियम कानून बने हैं। तो चैप्टर नंबर 14 में इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 14 जो रहेगा ये भी समाप्त हो गया। अब हमारा जो रहेगा आखिरी चैप्टर रहेगा, चलिए भाई उसको भी देख लेते हैं। टोटल 15 के 15 में चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ जो जो आ सकता है। चैप्टर नंबर 15 बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर आ गया है और चैप्टर नंबर हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था। केस हिस्ट्री, केस अध्ययन है। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे भुज भूकंप 2001 में आया था। बहुत भूकंप आया था। गुजरात में पड़ता है भुज, वहां पर भाई भूकंप आया था। और 2004 में सुनामी आई थी। कहां पर आई थी? ये तमिलनाडु और केरल के जो है क्षेत्र वहां पर आई थी। उत्तराखंड में बाढ़ आई थी 2013 में, ठीक है? और ये सब पता है। खास तौर से भुज भूकंप की हम लोग बात करते हैं, ये गुजरात में था। गुजरात में कब आया था? 2001 में आया था, ठीक है? कहाँ पर आया था? गुजरात में भुज है, वहां पर भूकंप आया था बहुत भयंकर लेवल पर। गुजरात में आया था, 2001 में आया था। उसी प्रकार से 2004 में सुनामी आई थी तमिलनाडु में। सुनामी वैसे भी आलेखा में आती है, सुनामी आई थी। और उत्तराखंड में भयंकर लेवल पर 2013 में बाढ़ आई थी, ठीक है? 2013 में उत्तराखंड में खूब बाढ़ आई थी, जहाँ पर बहुत सारा जान माल की हानि हुई थी, वहां पर उसकी बात करते हैं। ये 2-3 इंपॉर्टेंट है। खास तौर से अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 15 में आपके लिए इंपॉर्टेंट का हो सकता है। अगर आप इसमें से अगर आपके एग्जाम में कुछ आएगा तो कौन कौन सा आ सकता हूँ मैं बता देता हूँ। देखिएगा, इसमें भुज भूकंप, भारतीय महासागर सुनामी 2004 और उत्तराखंड की बाढ़, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चक्रवात जो फैलिन आया था 2013 में, इसको नहीं, लेकिन ये भुज भूकंप, भारतीय महासागर में सुनामी, तमिलनाडु 2004 की और उत्तराखंड की बाढ़, ये 3 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे खास तौर से चैप्टर नंबर 15 के लिए, ठीक है? इसमें से आपसे पूछा जा सकता है और आप इसमें से आ सकता है, ठीक है? भुज भूकंप देखो, भारत के गुजरात में एक औद्योगिक राज्य है। भुज क्या है? भुज राज्य है, भुज। सन 2011 में जनगणना के अनुसार गुजरात में 33 जिले हैं और इनकी जनसंख्या लगभग 6 करोड़ है। गुजरात की जनसंख्या लगभग आसपास मानी जाती है। तो गुजरात में अगर आप देखेंगे तो 26 जनवरी 2001 को, कब? गुजरात में 26 जनवरी 2001 को प्रातः यानी सुबह 8:46 पर कच्छ भुज तो था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6.3 का तीव्रता से भूकंप आया था। यह भूकंप इतना विनाशकारी था कि इससे पहले 50 वर्षों की अवधि में कभी नहीं आया। मृतकों की संख्या और संपत्ति का विनाश खूब सारा हुआ था और गुजरात के 33 जिलों में से 21 जिलों में इसका प्रभाव पड़ा था जब भूकंप आया था। लगभग 16.4 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। इससे व्यापक स्तर पर विनाश हुआ था और बहुत सारा भूकंप आया था। हमारे गांव क्षेत्र काफी लोगों की मौत हुई, काफी लोग प्रभावित थे। तो भुज में कब भूकंप आया था? 26 जनवरी 2001 को सुबह प्रातः यानी 8:46 पर आया था। कच्छ भुज में आया था, ठीक है? और गुजरात के कई सारे इलाके जो थे इससे प्रभावित थे, सूरत वूरत जो है,
या आसपास के जो अहमदाबाद है, एक सब इससे प्रभावित थे। 2001 में जो भूकंप आया था बड़े स्तर पर, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं कि भारतीय महासागर में सुनामी। भारतीय महासागर में सुनामी कब आई थी? ये तमिलनाडु की 2004 में आई थी। कब आई थी? 2004 में सुनामी आई थी, ठीक है। और यह खास रूप से तमिलनाडु को इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ये सुनामी जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बात करते श्रीलंका में भी आई थी और भी कई जगह, लेकिन भारत में भी आई थी, सुनामी आई थी, बहुत बड़ी सुनामी आई थी। इससे भी अगर आप देखेंगे ये 26 दिसंबर 2004 को आई थी। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को आई थी, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी से एक भयंकर तूफान भूकंप था, जिसका मुख्य केंद्र था। ये सुनामी उठी थी। इस समुद्री इलाकों में अगर भूकंप आता है तो वह सुनामी लेकर के आता है और बड़ी भयंकर सुनामी थी, ठीक है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार 6:29 पर रिकॉर्ड किया गया था सुनामी को और 3 घंटे की रफ्तार से सुनामी चल रही थी, ठीक है। लगभग 3 किलोमीटर तक प्रदेश के अंदर सुनामी घुसी थी, ठीक है। ये सुनामी बड़ी भयंकर लेवल पर आई थी और ये तमिलनाडु को सबसे ज्यादा इसने खास तौर से हमारे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, पांडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे जब 2004 में सुनामी आई थी। कब आई थी? 2004 में जब ये सुनामी आई थी हमारे देश में, उससे भी काफी लोग प्रभावित हुए थे। उत्तराखंड में बाढ़ आई थी भाई 2013 में, ये सबको पता है। 14 से लेकर के 17 जून तक 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बारिश हुई थी, भारी वर्षा से वहां पर बाढ़ आई थी और वहां पर बादल फटे थे। बादल फटना खास तौर से उत्तराखंड के 5 जिले बागेश्वर बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, यह बुरी तरीके से कह सकते हैं बाढ़ से और बादल फटने से प्रभावित हुए थे और यह कब आई थी? 2013 में भयंकर लेवल पर उत्तराखंड में बाढ़ आई थी। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो-जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको जरूर करके जाना है, ठीक है? इसको देख लीजिएगा और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा बुक खत्म हो गया। अगर आप देखेंगे तो मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक जो-जो भी इंपॉर्टेंट था सिर्फ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। पूरी बुक मैंने एक ही क्लास में, एक ही वीडियो मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई और सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में। ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद।